जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या छवि बनती है? मतलब शायद कोई चमकता हुआ स्मार्ट बोर्ड। हाँ। या लैपटॉप स्क्रीन। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर मान लेते हैं कि कक्षा में जो भी नई मशीन या गैजेट आ गया बस वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज का ये डीप डाइव इस आम और सीमित सोच को पूरी तरह से तोड़ने वाला है। एकदम सही कहा आपने। आज हमारे पास एक मैराथन सत्र है। हाँ। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे विज्ञान के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सिस्टम अप्रोच से। हाँ। फिर समझेंगे कि ट्रेनिंग, कंडीशनिंग और असली टीचिंग में क्या जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। फिर हम शिक्षण के चरणों और फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस पर बात करेंगे। हाँ। इसके बाद हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लीनियर और ब्रांचिंग मॉडल और रिवर्स चेनिंग के अद्भुत कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और अंत में हम कक्षा संचार की बाधाओं और दूरस्थ शिक्षा के विशाल नेटवर्क तक पहुंचेंगे। तो अगर कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये चर्चा एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। इस डीप डाइव में शिक्षा जगत और उच्च शिक्षा से जुड़े गंभीर अध्येताओं का स्वागत है। आज की ये गहन चर्चा उन सभी भविष्य के शिक्षाविदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट, यूनिट 8 या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य विषय शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो न केवल अकादमिक पाठ्यक्रमों का एक अनिवार्य हिस्सा है बल्कि आधुनिक शिक्षण पद्धति की, मतलब जो आज की क्लासरूम टीचिंग है, उसकी पूरी रीढ़ है। सही कहा। और जो अध्ययन सामग्री और विस्तृत प्रेजेंटेशन आज हमारे पास है, उसमें शैक्षिक तकनीक के मूल अर्थ, लम्सडेन के प्रसिद्ध वर्गीकरण और सिस्टम्स अप्रोच का बहुत ही व्यापक विश्लेषण किया गया है। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ किताबी परिभाषाओं को रटना नहीं है। आज का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और जो तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बीच के इस पुल को गहराई से समझना है, ताकि श्रोता इसे सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि असली क्लासरूम में एक बेहतर प्रोफेसर बनने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर जब हम शैक्षिक तकनीकी सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्लासरूम में कंप्यूटर या प्रोजेक्टर। हाँ, लोग इसे सिर्फ मशीन समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि बस शिक्षा में मशीनों का आ जाना ही शैक्षिक तकनीकी है, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये एक बहुत ही आम और भ्रामक धारणा है। देखिए, इस शब्द की असली गहराई को समझने के लिए हमें इसके ग्रीक मूल को देखना होगा। ये 2 शब्दों से बना है। पहला है टेक्निकोस, जिसका अर्थ है कला या कौशल। और दूसरा है लॉजिया, जिसका सीधा सा अर्थ है विज्ञान या किसी चीज का व्यवस्थित अध्ययन। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यह केवल मशीनों के उपयोग तक सीमित नहीं रह जाता। यह वास्तव में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक सिद्धांतों को शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए लागू करना है। मतलब ये सिर्फ उपकरणों को कक्षा में लाने के बारे में नहीं है, ये तो सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके पीछे के विज्ञान को लागू करने के बारे में है। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो 2 प्रमुख विचारकों की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले हैं एस.एस. कुलकर्णी और दूसरे हैं जी.ओ.एम. लीथ। इन दोनों के विचारों में एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक अंतर है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि कुलकर्णी जी मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान के नियमों के प्रयोग की बात करते हैं। सही कहा। कुलकर्णी जी का यह विचार अपने समय के हिसाब से काफी क्रांतिकारी था। उन्होंने पहली बार शिक्षा में भौतिक विज्ञान के उपकरणों को, मतलब जो हमारी मशीनें हैं, उन्हें मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ जोड़ने की वकालत की। लेकिन अगर हम जी.ओ.एम. लीथ के दृष्टिकोण को देखें तो वो इस चर्चा को थोड़ा अलग दिशा में ले जाते हैं। उनका फोकस मशीनों पर कम और सीखने के वैज्ञानिक ज्ञान पर ज्यादा है। एग्जैक्टली। लीथ का पूरा जोर इस बात पर था कि शिक्षा की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जाए। उनका मानना था कि एक छात्र जानकारी को कैसे ग्रहण करता है, कैसे उसे प्रोसेस करता है, ये पूरी तरह से एक संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो एक भविष्य के प्रोफेसर के लिए ये समझना जरूरी है कि मशीन सिर्फ एक साधन है, लेकिन असली लक्ष्य तो सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक सुधार ही है। हाँ, साध्य हमेशा वही रहेगा।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमें सीधे लम्सडेन के वर्गीकरण की ओर ले जाता है। और स्रोत सामग्री के अनुसार ये परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है। बिल्कुल। लम्सडीन ने इस जटिल विषय को बहुत ही तार्किक ढंग से 3 हिस्सों में बांटा। जो पहला हिस्सा है ET1, जिसे हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, वो पूरी तरह से भौतिक विज्ञान पर आधारित है। मतलब जो चीजें हम क्लासरूम में देख या छू सकते हैं। हाँ, जैसे टेलीविजन, रेडियो, प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये ज्ञान का निर्माण नहीं करता, ये केवल सामग्री को डिलीवर करता है। एक खाली स्मार्ट बोर्ड अपने आप में किसी छात्र को कुछ नहीं सिखा सकता। ये तो बस एक कंकाल की तरह है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के सिर्फ एक कंकाल है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और यहीं पर लम्सडेन का दूसरा रूप आता है ET2, जिसे हम सॉफ्टवेयर अप्रोच या अनुदेशनात्मक तकनीकी कहते हैं। ये मशीन के अंदर की सामग्री है ना? हाँ, और इसका आधार भौतिक विज्ञान नहीं है, इसका आधार व्यवहार विज्ञान और विशेष रूप से BF स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत है। ये इस बात पर केंद्रित है कि छात्र के व्यवहार को कैसे आकार दिया जाए। स्किनर का सिद्धांत तो पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट पर आधारित है, तो प्रोग्राम लर्निंग या पढ़ाने के तरीके इसी सॉफ्टवेयर अप्रोच का हिस्सा हुए। बिल्कुल। जब हम मशीन के अंदर चलने वाली सामग्री को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही उत्तर देने पर छात्र को फीडबैक मिले, तो उसकी सीखने की गति तेज हो जाती है। और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मशीन ET1 है और उसके अंदर चलने वाला प्रोग्राम ET2 है। लेकिन आपने शुरुआत में एक एग्जाम ट्रैप की बात की थी, जो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में अक्सर देखा जाता है। हाँ, देखिए, परीक्षक अक्सर कैंडिडेट्स को यही कंफ्यूज करते हैं। वो पूछेंगे कि हार्डवेयर मशीन और अनुदेशात्मक रणनीति में क्या अंतर है। कई बार छात्र पढ़ाने के तरीके को भी हार्डवेयर मान लेते हैं, जो कि गलत है। पढ़ाने का तरीका सॉफ्टवेयर अप्रोच है। और एक और बहुत बारीक अंतर है जो UGC नेट में पूछा जाता है, आदतों में बदलाव और मान्यताओं में बदलाव के बीच का अंतर। ये एटीट्यूड के संदर्भ में कैसे काम करता है? जब हम सिर्फ ट्रेनिंग या कंडीशनिंग की बात करते हैं तो हम आदतों में बदलाव कर रहे होते हैं, जैसे टाइपिंग सीखना। लेकिन जब हम शिक्षण या टीचिंग की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य छात्र के विश्वास प्रणालियों यानी बिलीफ सिस्टम्स में बदलाव लाना होता है। मतलब उसे आलोचनात्मक रूप से सोचना सिखाना। ये सच में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है जब हम 83 या मैनेजमेंट अप्रोच की बात करते हैं? अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो 83, जिसे सिस्टम्स अप्रोच भी कहा जाता है, वो शिक्षा को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता। वो शिक्षा को एक ओपन सिस्टम या खुली प्रणाली मानता है। खुली प्रणाली से मतलब है कि स्कूल या कॉलेज समाज से अलग थलग नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण है। इस प्रणाली के 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है इनपुट यानी अदा। अक्सर लोग इनपुट को सिर्फ सिलेबस मान लेते हैं, जो कि एक अधूरी सोच है। इनपुट में छात्रों का पूर्व ज्ञान, उनकी पृष्ठभूमि, शिक्षकों की योग्यता, सब कुछ शामिल है। ये वो कच्चा माल है जिससे सिस्टम शुरू होता है। और दूसरा घटक है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। हाँ, जहाँ असली शिक्षण होता है। क्लासरूम इंटरैक्शन, पढ़ाने की विधियां, ET1 और 82 का एक साथ इस्तेमाल, ये सब प्रोसेस है। फिर तीसरा घटक आता है आउटपुट यानी प्रदा, जो छात्रों के व्यवहार में अंतिम बदलाव आया या जो परीक्षा के परिणाम आए। सही कहा। लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो जान है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है इसका चौथा घटक, फीडबैक। क्योंकि यही वो चीज है जो सिस्टम को सेल्फ करेक्टिंग बनाती है ना? एग्जैक्टली। सिस्टम्स अप्रोच में ये माना जाता है कि अगर आउटपुट में कोई कमी है तो फीडबैक वापस इनपुट और प्रोसेस को सुधारने के लिए जाता है। ये एक निरंतर चलने वाला लूप है। मतलब अगर एक भी कड़ी टूटती है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। इसमें परस्पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। हाँ, और UGC नेट में अक्सर ये सवाल आता है कि सिस्टम लूप कहाँ पर खत्म होता है, और उसका उत्तर फीडबैक ही है, जो उसे वापस नई शुरुआत की तरफ ले जाता है। ये परस्पर निर्भरता सच में शिक्षा की जटिलता को दर्शाती है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और शैक्षिक तकनीकी के दायरे यानी स्कोप की बात करें, स्रोत सामग्री के अनुसार यह सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका दायरा बहुत विशाल है। ये एक छात्र के खुद की गति से सीखने वाले प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से लेकर इग्नू जैसी संस्थाओं की डिस्टेंस एजुकेशन तक फैला हुआ है। और जो OMR शीट या कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन होता है, वो भी इसी का हिस्सा है।
हाँ, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे दायरे में जो अप्रोच सबसे ज्यादा क्रांति ला रही है वो है मल्टीमीडिया अप्रोच। मल्टीमीडिया यानी एक ही समय में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स का इस्तेमाल। सही कहा। और इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बहुत ही ठोस है। मनोविज्ञान कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी, सीखना उतना ही बेहतर और स्थायी होगा। मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से हम केवल अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मल्टीमीडिया में छात्र देख भी रहा है, सुन भी रहा है और अगर इंटरैक्टिव है तो स्पर्श भी कर रहा है। ये तो जटिल और अमूर्त अवधारणाओं को समझने में बहुत मददगार होगा। जैसे अगर किसी को 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना हो तो ब्लैक बोर्ड पर उसे बनाना और समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, और एनिमेशन के जरिए वो एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया छात्रों को उनकी अपनी गति से सीखने की आजादी देता है। वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। ये इंडिविजुअलाइज लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ये पूरी चर्चा इस बात को साबित करती है कि यह जानकारी उच्च शिक्षा की तैयारी करने वालों के लिए कितनी मायने रखती है। बिल्कुल, ये केवल परीक्षा में कुलकर्णी बनाम लीथ के MCQ सही करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के एक बेहतरीन और स्मार्ट प्रोफेसर बनने के लिए है, जो समझता है कि एक छोटा सा टूल भी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा कैसे है। हाँ, और इसी चर्चा से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार सामने आता है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर तकनीक जैसे स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर और अब AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे पढ़ाने के तरीके, हमारा मनोविज्ञान और हमारी अनुदेशनात्मक रणनीतियां उसी गति से विकसित हो रही हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है। क्या हम केवल पुरानी मानसिकता के साथ नई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं? एग्जैक्टली। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले युग में अगर एक प्रोफेसर अपनी अनुदेशनात्मक रणनीति को नहीं बदलता तो वह सिर्फ एक पुरानी प्रणाली में नई मशीन फिट करने की कोशिश कर रहा है, जो सिस्टम्स अप्रोच के हिसाब से कभी सफल नहीं होगा। यह एक बेहद विचारोत्तेजक बिंदु है। इस असंतुलन पर विचार करना हर उस अध्येता के लिए जरूरी है जो कल को किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाएगा। तो श्रोताओं से आग्रह है कि इस विचार पर खुद चिंतन करें। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और विचार करते रहें। हमेशा लगता है ना कि पढ़ाना मतलब बस क्लास में जाना, एक लेक्चर देना और बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो रिसर्च और जो सामग्री है वो बताती है कि इसके पीछे पूरी की पूरी एक गहरी साइंस है। बिल्कुल। आज हम शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नजरिए से टीचिंग इकोसिस्टम का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि असल में ज्ञान का ट्रांसफर होता कैसे है, और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। हाँ, मतलब ये कोई सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है, ये समझने का एक फ्रेमवर्क है कि असली ज्ञान और सिर्फ रटी रटाई बातों में क्या फर्क होता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम इस पूरी चर्चा को 3 मुख्य स्तंभों में डिकोड करेंगे। पहला, कि पढ़ाने के अलग अलग तरीके या मोडालिटीज क्या हैं। दूसरा, इसकी टाइमलाइन या अवस्थाएं क्या होती हैं। और अंत में इसके अलग अलग स्तर क्या है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिक्षण कोई तुक्के में होने वाली या रैंडम चीज नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। जो डेटा हम देख रहे हैं वो सिर्फ इस पर बात नहीं करता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देता है। तो अगर ये इतना ही स्ट्रक्चर्ड है तो सबसे पहले उस बुनियादी उलझन पर बात करते हैं जो अक्सर होती है। हम लोग आम बातचीत में टीचिंग यानी शिक्षण और इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जो सामग्री हम एनालाइज कर रहे हैं वो इन्हें बिल्कुल अलग खांचों में रखती है। देखिए, तकनीकी रूप से ये दोनों बहुत अलग हैं। शिक्षण एक बहुत ही व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो सर्वांगीण विकास है। इसे समझने के लिए हम हेड, हार्ट और हैंड्स यानी दिमाग, दिल और हाथ वाली एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दिमाग, दिल और हाथ, ये कैसे काम करता है? मैं समझाता हूँ। दिमाग का मतलब है कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने की क्षमता। दिल का मतलब है अफेक्टिव या भावात्मक विकास, जिसमें नजरिए और भावनाओं का विकास होता है। और हाथ का मतलब है साइकोमोटर विकास यानी शारीरिक और तकनीकी कौशल। शिक्षण इन तीनों को एक साथ साधने का काम करता है। एक मिनट, अगर शिक्षण में तीनों चीजें शामिल हैं
तो फिर इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन क्या कर रहा है? क्या वो इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा है? एग्जैक्टली। इंस्ट्रक्शन सिर्फ ज्ञान देने या इंफॉर्मेशन डिलीवरी तक सीमित रहता है। यह मुख्य रूप से सिर्फ दिमाग या कॉग्निटिव लेवल तक ही काम करता है। इसमें दिल या भावनाओं के विकास की यानी अफेक्टिव डोमेन की कोई खास जगह नहीं होती। तो मतलब इंस्ट्रक्शन काफी हद तक एक तरफा है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि इंस्ट्रक्शन के लिए किसी इंसान का आपके सामने होना जरूरी ही नहीं है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई यूजर मैनुअल या एक जीपीएस नेविगेटर भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। वो सिर्फ डेटा दे रहा है। लेकिन टीचिंग में एक मानवीय जुड़ाव होता है जो सोचने के तरीके को बदलता है। ये अंतर काफी स्पष्ट है। मतलब अगर YouTube पर कोई ट्यूटोरियल देख के कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल सही। लेकिन इसी से जुड़े दो और शब्द हैं जो काफी भ्रम पैदा करते हैं। कंडीशनिंग, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, और ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। अक्सर लोग मान लेते हैं कि ट्रेनिंग ही टीचिंग है। हाँ, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर हम कंडीशनिंग की बात करें तो ये व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म से आता है। जो लोग हायर एजुकेशन या साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से पढ़ते हैं, उन्हें पावलोव और स्किनर के प्रयोग जरूर याद होंगे। वो कुत्तों और चूहों वाले प्रयोग जहां घंटी बजने पर खाना मिलता था। बिल्कुल वही। कंडीशनिंग का सीधा सा मतलब है आदतें बनाना। इसमें इंसान या जानवर से एक ही चीज बार बार करवाई जाती है और सही करने पर इनाम यानी रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। इसका लॉजिक या तर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये बस आदत डालने की एक बहुत ही निचले स्तर की प्रक्रिया है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। आदतें डालना तो समझ आता है, लेकिन ट्रेनिंग को शिक्षण से कमतर क्यों आंका गया है? मेरा मतलब है, अगर कोई कमर्शियल पायलट प्लेन उड़ा रहा है या कोई सर्जन हार्ट सर्जरी कर रहा है तो हम चाहेंगे कि उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। वहां तो ट्रेनिंग ही सबसे जरूरी चीज है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन पेशों में ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन हमें इसके दायरे को समझना होगा। ट्रेनिंग का फोकस किसी एक विशेष कौशल या साइकोमोटर स्किल को विकसित करने पर होता है। पायलट को एक मशीनरी को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उसमें निपुण हो जाए। तो फिर टीचिंग इससे आगे कैसे जाती है? क्योंकि ये शिक्षण तो उद्देश्य केवल कोई एक फिक्स्ड कौशल सिखाना नहीं है। शिक्षण एक गतिशील बुद्धि, जिसे हम डायनामिक इंटेलेक्ट कहते हैं, वो विकसित करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग ये सिखाती है कि जब सब कुछ सामान्य हो तो क्या करना है, लेकिन टीचिंग ये सोचने की क्षमता देती है कि जब कोई अप्रत्याशित या नई स्थिति आ जाए तब अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ट्रेनिंग एक दायरा तय कर देती है, जबकि टीचिंग उस दायरे के बाहर सोचने की आजादी देती है। और अगर हम दायरे की बात कर ही रहे हैं तो इसमें सबसे खतरनाक और बंद सोच वाली जो विधि है वो है मतारोपण या इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन ये शब्द ही अपने आप में काफी भारी है। इसे अक्सर ब्रेन वॉशिंग के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि ये असल में वही है। शिक्षण और मतारोपण एक स्पेक्ट्रम के दो बिल्कुल विपरीत सिरे हैं। मतारोपण में किसी विचारधारा या विश्वास को बिना किसी सवाल के थोप दिया जाता है, जहां क्यों पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वहां क्यों पूछना सख्त मना है। तार्किकता का स्तर यहाँ शून्य होता है। बस मान लेना होता है कि जो बताया गया है वही परम सत्य है। तो अगर हम इस पहले हिस्से को एक समरी मैट्रिक्स में समेटना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कंडीशनिंग का मतलब है आदत डालना, जहां सिर्फ रीइंफोर्समेंट काम कर रहा है। ट्रेनिंग का मतलब है कोई विशिष्ट कौशल या साइकोमोटर विकास। इंस्ट्रक्शन का काम है सिर्फ तथ्यों की जानकारी देना। टीचिंग का मतलब है तार्किक सोच और गतिशील विकास। और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है एक कठोर विश्वास थोपना जहां कोई लॉजिक नहीं है। ये वे सटीक कीवर्ड्स हैं जो किसी भी शैक्षिक चर्चा में इन अवधारणाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। जब भी कोई नई जानकारी दी जा रही हो तो इन कीवर्ड्स के जरिए ये आंका जा सकता है कि वहां वास्तव में कौन सी प्रक्रिया चल रही है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बारीक अंतर समझना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। सही कहा। तो अगर इंडोक्ट्रिनेशन सीखने का डार्क साइड है और कंडीशनिंग सिर्फ आदत डालना है, तो एक अच्छा शिक्षक इन सब से बचते हुए असली टीचिंग कैसे करता है? ये सवाल हमें इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, टीचिंग की टाइमलाइन। फिलिप जैक्सन नाम के एक विचारक का मॉडल यहाँ काफी दिलचस्प है, जो टीचिंग को 3 अवस्थाओं या स्टेजेस में बांटता है। हाँ, फिलिप जैक्सन का मॉडल इस बात को पुख्ता करता है कि टीचिंग कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है जो बस क्लासरूम में घुसते ही शुरू हो जाती है।
उनकी पहली अवस्था है प्री एक्टिव स्टेज, यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये पूरी तरह से प्लानिंग का चरण है। लेकिन प्लानिंग तो हर काम में होती है। क्या ये सिर्फ सिलेबस बनाने या क्लास के लिए नोट्स तैयार करने तक सीमित है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये डिसीजन मेकिंग का सबसे क्रिटिकल फेज है। शिक्षक को क्लास में जाने से पहले ये तय करना होता है कि निर्देशात्मक उद्देश्य क्या होंगे, कंटेंट का सीक्वेंस क्या होगा और सबसे जरूरी बात, वो किस रणनीति का इस्तेमाल करेगा। अगर ये फेज कमजोर है तो क्लासरूम के अंदर का पूरा अनुभव बिखर सकता है। और क्लासरूम के अंदर जो होता है उसे जैक्सन ने दूसरी अवस्था कहा है, इंटरैक्टिव स्टेज या अंतःक्रियात्मक अवस्था। ये एक्शन का समय है। इस हिस्से को पढ़ते हुए मुझे एक टर्म बहुत इंटरेस्टिंग लगा, साइजिंग अप द क्लास, यानी कक्षा के माहौल को भापना। ये किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा लगता है, जहां आप कमरे में जाते ही लोगों को रीड कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक कदम है। एक अनुभवी शिक्षक जैसे ही क्लास में प्रवेश करता है, वो कुछ ही सेकंड्स में ये भांप लेता है कि वहां की एनर्जी कैसी है। क्या सामने बैठे लोग थके हुए हैं? क्या वे उत्साहित हैं? इसके तुरंत बाद डायग्नोसिस यानी निदान की प्रक्रिया शुरू होती है। डायग्नोसिस मतलब जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ता है? काफी हद तक वैसा ही। ये जानना जरूरी है कि सामने वाले का पूर्व ज्ञान या प्रायर नॉलेज क्या है। आप कोई नई इमारत बिना ये जाने नहीं खड़ी कर सकते कि नींव कितनी मजबूत है। इसका मतलब है कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये एक्शन और रिएक्शन का खेल है। शिक्षक कुछ प्रेजेंट करता है, सवाल पूछता है और फिर सामने से आ रहे रिएक्शंस के हिसाब से रियल टाइम में अपनी रणनीति बदलता है। और यही डायनामिक इंटरेक्शन इसे महज इंस्ट्रक्शन से अलग करता है। एक रिकॉर्डेड वीडियो रियल टाइम में चेहरे देखकर अपना पेस या तरीका नहीं बदल सकता, लेकिन एक इंसान बदल सकता है। इसके बाद आती है तीसरी और आखिरी अवस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज, यानी उत्तर क्रियात्मक अवस्था। आमतौर पर हम इसे सिर्फ टेस्ट लेना या ग्रेड्स देना मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये महज पास या फेल करने की प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का चरण इस बात की जांच करने के लिए है कि जो उद्देश्य पहली यानी प्री एक्टिव स्टेज में तय किए गए थे, क्या वे हासिल हुए, क्या व्यवहार में कोई बदलाव आया। और इसका सबसे अहम हिस्सा है रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण का निर्णय लेना। यानी अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो सजा देने के बजाय अपनी टीचिंग के तरीके को बदलना। ठीक कहा आपने। ये एक फीडबैक लूप है। पोस्ट एक्टिव स्टेज से मिला डेटा वापस प्री एक्टिव स्टेज के प्लानिंग में जाता है। इससे पूरी प्रक्रिया लगातार बेहतर होती रहती है। एक अच्छा टीचिंग इकोसिस्टम इसी लूप पर जिंदा रहता है। ये टाइमलाइन तो समझ आ गई कि प्लानिंग से लेकर फीडबैक तक का सफर कैसे तय होता है, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद आज की चर्चा का सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसे एक पिरामिड की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 3 स्तर हैं, मेमोरी यानी स्मृति, अंडरस्टैंडिंग यानी बोध और रिफ्लेक्टिव यानी चिंतन। बिल्कुल। इस पिरामिड की शुरुआत सबसे नीचे से होती है, जिसे मेमोरी लेवल या MLT कहते हैं। इसके प्रस्तावक हर्बर्ट माने जाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह से रटने या रूट लर्निंग पर आधारित है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा क्रिटिकली देखें तो क्या मेमोरी पूरी तरह से बुरी चीज है? हम सब अल्फाबेट्स, नंबर्स या ऐतिहासिक तारीखें रटकर ही तो सीखते हैं, तो फिर इसे इतना निचला स्तर क्यों माना गया है? आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है। मेमोरी लेवल बुरी चीज नहीं है। ये आगे के स्तरों के लिए एक बहुत जरूरी फाउंडेशन है। समस्या तब होती है जब शिक्षा सिर्फ इसी स्तर पर रुक जाती है। इस स्तर पर क्लासरूम का माहौल पूरी तरह से ऑथोरिटेरियन या सत्तावादी होता है। शिक्षक जो कहता है वही अंतिम सत्य है। यहाँ फोकस इस बात पर होता है कि तथ्य कितनी अच्छी तरह याद किए गए और उन्हें कैसे रिकॉल किया गया। इसमें कोई क्यों शामिल नहीं होता। और यहीं से हम दूसरे लेवल पर शिफ्ट होते हैं, जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल या ULT, जिसे मॉरिसन ने दिया था। ये रटने से एक कदम आगे है। हाँ, यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स को याद नहीं रखते, बल्कि उन फैक्ट्स के बीच के रिलेशनशिप्स यानी संबंधों को समझते हैं। यहाँ लक्ष्य विषय पर मास्टरी हासिल करना है। छात्र यहाँ तथ्यों के पीछे का कारण समझता है। तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, मेमोरी लेवल पर कोई ये रटता है कि पानी का फॉर्मूला H2O है और वो 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो ये समझता है कि 100 डिग्री पर असल में मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है और दबाव या प्रेशर का उस पर क्या असर पड़ता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है।
इस लेवल की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। इसे सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन का स्तर भी कह सकते हैं, जहां एक परिस्थिति में सीखे गए सिद्धांत को दूसरी परिस्थिति में लागू करना सीखा जाता है। लेकिन ये पिरामिड का शिखर नहीं है। सबसे ऊपर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल या RLT, जिसके प्रस्तावक हंट हैं। ये वो जगह है जहां असल में मैजिक होता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये लेवल पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक है। यहाँ शिक्षक कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर या मार्गदर्शक है। वो एक ऐसा ओपन और स्वतंत्र माहौल तैयार करता है जो ह्यूरिस्टिक हो, यानी जहां लोग खुद खोज कर सकें। इस स्तर पर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर दिया जाता है। मतलब यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान को समझकर रुक नहीं जाना है, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल रियल लाइफ की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए करना है। ये वो लेवल है जहाँ असली इनोवेशन होता है। और ये पूरी जो हायरार्की या पदानुक्रम है वो बहुत ही लॉजिकल है। बिना फैक्ट्स याद किए यानी मेमोरी के आप उनके बीच का संबंध नहीं समझ सकते जो अंडरस्टैंडिंग है, और बिना गहरी समझ के आप आलोचनात्मक चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे वर्तमान सिस्टम्स छात्रों को इस टॉप लेवल तक पहुंचने दे रहे हैं? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। अक्सर ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम सिर्फ मेमोरी लेवल पर ही अटका हुआ है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक साथ पिरोएं, हमने देखा कि टीचिंग इकोसिस्टम कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान फेंकने या आदतें डलवाने का नाम नहीं है। ये सर्वांगीण विकास की वो प्रक्रिया है जो कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन से बहुत ऊपर है। और इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक क्रमिक टाइमलाइन की जरूरत होती है। प्लानिंग करने से लेकर रियल टाइम में क्लास को अडेप्ट करने और फिर फीडबैक के जरिए सुधार करने तक। और अंततः इस पूरी मेहनत का लक्ष्य कॉग्निटिव प्रोग्रेशन है, यानी हर्बर्ट के रटने वाले स्मृति स्तर से शुरू होकर मॉरिसन की समझ से होते हुए हंट के आलोचनात्मक चिंतन स्तर तक पहुंचना। सही कहा। आज के इस दौर में जहां हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, इन अंतरों को समझना और भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल। जब कोई जानकारी हमारे सामने आती है तो यह पहचानना आना चाहिए कि क्या ये सिर्फ डेटा है, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा या इंडोक्ट्रिनेशन है, या क्या ये वास्तव में हमारे सोचने की क्षमता को चुनौती दे रहा है। इन चीजों की गहरी समझ ही एक इंसान को निष्क्रिय श्रोता से एक एक्टिव और क्रिटिकल थिंकर में बदलती है। इसी बात पर आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे जो शायद आगे बहुत कुछ सोचने का रास्ता खोले। अगर शिक्षण का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य स्वतंत्र रूप से सोचना और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाना है, तो यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का कितना हिस्सा वास्तव में इस रिफ्लेक्टिव या चिंतन स्तर तक पहुंचता है और कितना हिस्सा आज भी सिर्फ फैंसी तरीके से की जा रही कंडीशनिंग और रटने की प्रथा बनकर रह गया है। सोचने वाली बात है। आज के डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और हमेशा गहराई में जाकर नई चीजें सीखते रहें। मिलेंगे अगली बार एक और नए विषय के साथ। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो असल में हर शिक्षा प्रणाली की नींव है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है आज, हाँ, हमारे पास शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और अनुदेशात्मक प्रणालियों पर बहुत ही विस्तृत नोट्स और प्रेजेंटेशंस हैं। जी। और उच्च शिक्षा या फिर यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए, उनके लिए तो ये पूरा सिलेबस ही है। एकदम सही। तो हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि पढ़ाना तो एक कला है, मतलब कोई पैदाइशी अच्छा टीचर होता है तो कोई नहीं। लेकिन चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे स्रोत ये साबित करते हैं कि शिक्षण सिर्फ एक कला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक और सुव्यवस्थित विज्ञान है। और इसी विज्ञान की कह सकते हैं कि इसी इंजीनियरिंग को डिकोड करना हमारी आज की चर्चा का मूल उद्देश्य है। देखिए, जब हम कहते हैं कि टीचिंग एक साइंस है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कारण और प्रभाव का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल। एक शिक्षक क्लास में जो भी कर रहा है, वो कहाँ खड़ा है, कैसे सवाल पूछ रहा है या कब चुप है, उन सब का छात्रों पर एक मापा जा सकने वाला असर होता है। हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। एकदम नहीं। इन स्रोतों में ऐसे कई मॉडल्स दिए गए हैं जिनसे एक बिल्कुल नौसिखिया शिक्षक भी बहुत प्रभावशाली बन सकता है। तो मुझे जो लगता है एक नए टीचर की सबसे बड़ी चुनौती वो पहला दिन होता है, जब
जब अचानक से 50 छात्रों के सामने खड़ा कर दिया जाए। वो काफी डरावना होता है। बहुत डरावना। और इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, या जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने इसे विकसित किया था और भारत में से डी तिवारी लेकर आए थे। जी। इसका बेसिक आइडिया बहुत लॉजिकल है। मतलब अगर 50 बच्चों को 40 मिनट पढ़ाना मुश्किल है जी। तो इसे छोटा कर देते हैं, एक स्केल डाउन शिक्षण अभ्यास। सही कहा। छात्रों की संख्या भी घटाकर सिर्फ 5 या 10 कर दी जाती है और समय भी 5 से 10 मिनट का होता है। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है, टीचर एक बार में सिर्फ एक ही टीचिंग स्किल पर फोकस करता है। बिल्कुल। जैसे सिर्फ सवाल पूछने की कला पर काम करना है या फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ जो बहुत सबसे रोचक है वो ये है कि ये मॉडल शिक्षकों के लिए एक तरह की एक सुरक्षित प्रयोगशाला बनाता है, एक सेफ स्पेस। हाँ, क्योंकि असली क्लासरूम में गलती करने पर सीधा असर बच्चों पर पड़ता है, लेकिन यहाँ शिक्षक प्रयोग कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें एनसीईआरटी के उस 36 मिनट के माइक्रो टीचिंग चक्र को देखना होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और खोल कर समझते हैं। मान लीजिए मैं एक ट्रेनी टीचर हूँ और मुझे इंट्रोडक्शन स्किल में दिक्कत आती है कि बच्चों को विषय से कैसे जोड़ें। तो मेरा ये 36 मिनट का चक्र कैसे काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप घर से एक योजना यानी प्लान बनाकर लाएंगी। क्लास के बाहर हुआ है। बिल्कुल। असली चक्र शुरू होता है टीच यानी शिक्षण से। आपको अपने 5 या 10 साथियों के सामने उस योजना को पढ़ाने के लिए 6 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 6 मिनट। आप 6 मिनट तक सिर्फ इंट्रोडक्शन स्किल का अभ्यास करेंगी। जैसे ही 6 मिनट खत्म होंगे, आपका फीडबैक चरण शुरू हो जाएगा। मतलब तुरंत फीडबैक मिलेगा? एकदम तुरंत। अगले 6 मिनट तक पीछे बैठे सुपरवाइजर या आपके साथी आपको बताएंगे कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपने सीधे टॉपिक का नाम बता दिया, कोई पुराना संदर्भ नहीं जोड़ा, तो मुझे तुरंत आईना दिख गया कि मेरी गलती क्या है। 6 मिनट पढ़ाया, 6 मिनट फीडबैक सुना। अब आगे। अब आता है सबसे अहम चरण, रीप्लान यानी पुनः योजना। और इसके लिए सबसे ज्यादा समय मिलता है, पूरे 12 मिनट। क्योंकि मुझे अपने लेसन को सुधारना है। सही कहा। इन 12 मिनटों में आप उस फीडबैक के आधार पर अपने पाठ को दोबारा तैयार करती हैं। फिर आप वापस आती हैं रीटीच या पुनः शिक्षण के लिए। अगले 6 मिनट के लिए। जी, अगले 6 मिनट आप उन छात्रों को या छात्रों के एक नए समूह को वही पाठ फिर से पढ़ाती हैं, लेकिन सुधार के साथ। और फिर से फीडबैक मिलेगा। बिल्कुल। अंत में 6 मिनट का रीफीडबैक होता है। तो अगर हम जोड़ें 6 टीच, 6 फीडबैक, 12 रीप्लान, 6 रीटीच और 6 रीफीडबैक, ये हो गए पूरे 36 मिनट। एकदम सही। और ये साइकिल मनोविज्ञान का बहुत सटीक इस्तेमाल है। गलती सुधारने का समय इतना कम होता है कि वो स्किल दिमाग में बैठ जाती है। अब मान लेते हैं कि टीचर ने इस 36 मिनट की लैब में अपनी सारी स्किल्स अच्छे से निखार ली। अब वो पूरी तरह तैयार होकर 50 बच्चों की असली क्लास में जाता है। वहां का माहौल तो बहुत अलग होगा ना। मतलब लैब और असली क्लासरूम में तो बहुत फर्क है। उस क्लासरूम की वाइब को कैसे मापेंगे? यहीं पर हमारे स्रोतों में नेड फ्लैंडर्स की एंट्री होती है। फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण, जिसे हम शॉर्ट में FIS या FICS कहते हैं। फ्लैंडर्स का ये जो मॉडल है, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ये क्लास के सामाजिक भावनात्मक माहौल को मापता है। सोशल इमोशनल क्लाइमेट। बिल्कुल। फ्लैंडर्स ने कहा कि क्लास का माहौल इस बात पर निर्भर करता है कि वहां शाब्दिक बातचीत यानी वर्बल इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प 3 सेकंड का नियम बनाया। 3 सेकंड का नियम, ये कैसे काम करता है? क्लास के पीछे एक ऑब्जर्वर बैठता है और हर 3 सेकंड में वो ये नोट करता है कि क्लास में कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। फिर वो उसे कोड दे देता है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इस कोडिंग को एक 10x10 के मैट्रिक्स में डाला जाता है, पर इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो क्या ये मैट्रिक्स टीचर के बर्ताव का एक नक्शा बनाता है? बिल्कुल, एक नक्शा ही है। इसे ऐसे समझते हैं, फ्लैंडर्स ने क्लासरूम की पूरी बातचीत को 10 कैटेगरीज में बांट दिया। 10 श्रेणियां। हाँ, 1 से 7 तक टीचर टॉक है, 8 और 9 स्टूडेंट टॉक है और 10वीं श्रेणी है मौन या कंफ्यूजन की स्थिति। और ये जो 1 से 7 तक टीचर की बातचीत है, इसके भी तो 2 हिस्से हैं ना? एकदम।
1 से 4 तक शिक्षक का अप्रत्यक्ष प्रभाव या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। मतलब टीचर भावनाओं को स्वीकार कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, बच्चों के आइडियाज इस्तेमाल कर रहा है या सवाल पूछ रहा है। ये तो काफी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक क्लास लग रही है। हाँ, और दूसरी तरफ 5 से 7 तक प्रत्यक्ष प्रभाव है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जहां टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, निर्देश दे रहा है या आलोचना कर रहा है, अधिकार जता रहा है। जो कि थोड़ा तानाशाही वाला माहौल है। सही कहा। और छात्र वाली कैटेगरी में 8 का मतलब है कि बच्चा बस टीचर के सवाल का जवाब दे रहा है, और 9 का मतलब है कि बच्चा खुद पहल कर रहा है, खुद सवाल पूछ रहा है। तो अब ऑब्जर्वर क्या करता है? मान लीजिए टीचर ने सवाल पूछा, वो है कैटेगरी 4, बच्चे ने जवाब दिया कैटेगरी 8, टीचर ने कहा शाबाश कैटेगरी 2, तो कोड बने 482। अभी जोड़े बनाए जाते हैं, 4 और 8 का पहला जोड़ा, 8 और 2 का दूसरा जोड़ा, और इन जोड़ों को उस 10x10 के मैट्रिक्स पर डॉट्स की तरह प्लॉट किया जाता है। मतलब क्लास के खत्म होने तक ऑब्जर्वर के पास डॉट्स का एक पूरा गुच्छा होगा। बिल्कुल, और उस गुच्छे को देखते ही पता चल जाएगा कि क्लास में लेक्चर ज्यादा हुआ या सवाल जवाब। ये तो किसी क्लास का एक्सरे निकालने जैसा हो गया। और इसी डेटा पर हमारे स्रोतों में एक नियम की बात हुई है, 23 का नियम या रूल ऑफ 2/3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम कहता है कि पारंपरिक कक्षाओं में पूरे समय के 2/3 हिस्से में सिर्फ बातचीत होती है। उस बातचीत के 2/3 हिस्से में केवल शिक्षक बोल रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, उस शिक्षक के बोलने के 2/3 हिस्से में भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। मतलब वो सिर्फ लेक्चर और निर्देश दे रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यह हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की बहुत पुरानी और चिंताजनक सच्चाई दिखाता है। हमारी क्लासरूम्स आज भी पूरी तरह से टीचर सेंट्रिक हैं। बच्चा वहां ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहा, वो बस एक खाली बर्तन की तरह बैठा है और टीचर लेक्चर उंडेल रहा है। और फ्लैंडर्स का ये मैट्रिक्स जब किसी टीचर को दिखाया जाता है तो शायद उसे एहसास होता होगा कि उसे चुप रहना चाहिए। बिल्कुल, उसे ये समझ आता है कि कैटेगरी 5 यानी लेक्चर से निकलकर उसे कैटेगरी 4 और 9 की तरफ जाना चाहिए, जहां बच्चे सवाल पूछें। फ्लैंडर्स ने तो हमें बताया कि बातचीत कैसे सुधारे, लेकिन सोचिए अगर क्लास में टीचर हो ही ना तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, यहीं से हम अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट में आते हैं, जो पूरी तरह स्व शिक्षण या सेल्फ लर्निंग पर आधारित है। और इसकी शुरुआत की थी B.F. स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत से। सुदृढ़ीकरण या रीइंफोर्समेंट वाला सिद्धांत। जी, स्किनर मानते थे कि अगर कोई सही व्यवहार हो और उसके तुरंत बाद कोई इनाम या रीइंफोर्समेंट मिले तो वो व्यवहार पक्का हो जाता है। और जब इसी थ्योरी को, इसी मनोविज्ञान को हम कंप्यूटर के जरिए शिक्षा में लाते हैं तो वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या CAI बन जाता है। बिल्कुल, और स्रोतों में CAI के 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है ड्रिल और प्रैक्टिस, जैसे बच्चों को बार बार गणित के सवाल हल करवाना। प्रैक्टिस के लिए। दूसरा है ट्यूटोरियल, जहां कंप्यूटर पहले आपको कुछ नया सिखाता है फिर सवाल पूछता है। ये सबसे आम है। तीसरा है सिमुलेशन, जैसे पायलट को असली हवाई जहाज उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी जाती है। और चौथा है गेमिंग, सीखने को पूरी तरह एक खेल बना देना। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का ये विज्ञान बहुत व्यवस्थित है। इसमें जानकारी परोसने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है रेखीय या लीनियर प्रोग्रामिंग, जो स्किनर ने खुद बनाया था। जी, ये तो एक सीधी सड़क पर चलने जैसा है ना, हर छात्र को एक ही रास्ते से जाना है। सही कहा। इसमें सिलेबस को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिन्हें फ्रेम्स कहते हैं। छात्र एक फ्रेम पढ़ेगा, सवाल का जवाब देगा, जवाब सही है तो उसे फीडबैक मिलेगा और वो अगले फ्रेम पर चला जाएगा। लेकिन इसमें तो एक बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत? हर कोई एक ही स्पीड से थोड़ी सीखता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है तो वो बोर हो जाएगा, और जो थोड़ा कमजोर है वो उसी फ्रेम पर अटका रहेगा। बिल्कुल, और इसी खामी को दूर करने के लिए नॉर्मन क्राउडर ने एक नया तरीका दिया, शाखीय या ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ये ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट तो किसी वीडियो गेम के फ्लो चार्ट जैसा लगता है। एकदम वैसे ही है। इसमें रास्ता लचीला होता है और फ्रेम्स थोड़े बड़े होते हैं। छात्र पढ़कर एक मल्टीपल चॉइस सवाल का जवाब देता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। हाँ, अगर जवाब सही है तो वो मेन रास्ता पर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर उसने गलत ऑप्शन चुना तो क्या होगा? गेम ओवर? नहीं, गेम ओवर नहीं। सिस्टम उसे आगे नहीं जाने देगा, बल्कि उसे एक अलग उपचारात्मक फ्रेम या रेमीडियल फ्रेम में भेज देगा। अच्छा, जहां उसे उसकी गलती समझाई जाएगी। बिल्कुल। उसे समझाया जाएगा कि गलती कहाँ हुई, टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाएगा और फिर उसे वापस मेन रास्ते पर ले आएंगे। ये हर बच्चे की अपनी स्पीड का पूरा सम्मान करता है। और जो तीसरा प्रकार है
मैथेटिक्स, इसे थॉमस गिलबर्ट ने बनाया था। ये तो और भी अनोखा है। इसका पूरा फोकस मास्टरी या महारत पर है। इसमें वो रिट्रोग्रेसिव चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। सुनने में बहुत भारी शब्द है, रिट्रोग्रेसिव चेनिंग। हाँ, लेकिन इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है किसी भी काम का आखिरी स्टेप सबसे पहले सिखाना। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी छोटे बच्चे को जूते के फीते बांधना सिखा रहे हैं। अगर शुरुआत से सिखाएंगे तो बच्चा बीच में ही लूज में उलझ जाएगा। पर रिट्रोग्रेसिव चेनिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरा फीता खुद बांध देते हैं, बस आखिरी की 2 लूप्स छोड़ देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि बस इसे खींच कर टाइट कर दो। बिल्कुल। जैसे ही बच्चा वो आखिरी स्टेप करता है, जूता बन जाता है और उसे तुरंत एक सफलता की फीलिंग मिलती है कि मैंने कर लिया। क्या बात है। अगली बार आप उसे आखिरी के 2 स्टेप करने देते हैं। इस तरह आप पीछे की तरफ बढ़ते हुए उसे पूरा काम सिखा देते हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का बहुत ही शानदार तरीका है। स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट ये सब हमें बताते हैं कि जानकारी को कैसे डिलीवर करना है। लेकिन जब एक टीचर पूरा कोर्स डिजाइन कर रहा हो तो उसे एक बड़े ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। सही कहा। और यहीं पर हम मार्शा व्हील और ब्रूस जॉइस के शिक्षण के प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। एक मॉडल असल में वो ढांचा है जो ये तय करेगा कि क्लास में पढ़ाने का क्रम क्या होगा, टीचर का बर्ताव कैसा होगा। जॉइस और व्हील ने किसी भी मॉडल के 5 मुख्य तत्व बताए हैं। 5 एलिमेंट्स। जी। पहला है उद्देश्य या फोकस, मतलब आप ये मॉडल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है या कोई फिजिकल स्किल सिखानी है। दूसरा है संरचना या सिंटैक्स, मतलब पढ़ाने के स्टेप्स क्या होंगे। और तीसरा है सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम। बिल्कुल, कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा होगा। क्या टीचर कोई सख्त बॉस है या बस एक सुविधादाता है। चौथा तत्व मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जब कोई छात्र कुछ बोलेगा तो टीचर उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो तुरंत गलती सुधारेगा या बच्चे को खुद सोचने देगा। और 5वां तत्व है सहायक प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम, मतलब इस मॉडल के लिए क्या चाहिए, कोई लैब चाहिए या सिर्फ ब्लैक बोर्ड। और इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर जॉइस और व्हील ने शिक्षण मॉडल्स को 4 बड़े परिवारों में बांटा है। 4 फैमिलीज। हम यहाँ हर थ्योरी रटने नहीं बैठे हैं, लेकिन इनके पीछे की फिलॉसफी समझना जरूरी है। पहला है सूचना प्रक्रिया परिवार, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ब्रूनर और ऑसुबेल के मॉडल्स इसमें आते हैं। ये दिमाग के बौद्धिक विकास पर फोकस करता है कि जानकारी को दिमाग कैसे प्रोसेस करता है। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया परिवार, सोशल इंटरैक्शन। जी। इसका फोकस इस पर है कि बच्चे ग्रुप में कैसे सीखते हैं, जैसे रोल प्लेइंग, बच्चे नाटक करके समाज को समझते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत परिवार या पर्सनल फैमिली। ये सिलेबस से ज्यादा छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर ध्यान देता है। कार्ल रॉजर्स का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। और आखिरी है व्यवहारिक प्रणाली परिवार, बिहेवियरल सिस्टम्स। स्किनर और ब्लूम इसी में आते हैं। इनका मानना है कि टीचिंग का सीधा मतलब है बर्ताव में बदलाव लाना या स्किल सिखाना। इन सारे मॉडल्स को क्लास में लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। और इसके लिए रॉबर्ट मेगर का अनुदेशात्मक उद्देश्यों का डिजाइन बहुत काम आता है। मेगर का अप्रोच बहुत ही क्लियर है। उन्होंने कहा कि पढ़ाने का उद्देश्य गोलमोल नहीं होना चाहिए, इसे 3 चरणों में लिखना चाहिए। एक्शन वर्ब, शर्त और मानदंड। बिल्कुल। पहला एक्शन वर्ब, छात्र क्या करेगा। दूसरा शर्त यानी कंडीशन, वो किस माहौल में काम करेगा। और तीसरा मानदंड या क्राइटेरिया, वो काम कितना सटीक होना चाहिए। एक उदाहरण से बताएंगे। मान लीजिए उद्देश्य है छात्र एक नक्शे पर, ये हो गई कंडीशन। भारत के 5 प्रमुख शहरों को, ये हो गया एक्शन वर्ब। बिना किसी गलती के, ये हो गया क्राइटेरिया, पहचान सकेगा। बहुत बढ़िया। और इसी से जुड़ा है रॉबर्ट गिने का कार्य विश्लेषण यानी टास्क एनालिसिस। गने कहते हैं कि कोई भी जटिल काम एक बार में नहीं सीखा जा सकता, उसे छोटे छोटे उप कार्यों में तोड़ना ही पड़ता है। जी। और जब ये सारी तैयारी हो जाती है, तब एक शिक्षक क्लासरूम एग्जीक्यूशन के लिए अपनी रणनीति चुनता है। वो लेक्चर दे सकता है जो पारंपरिक है, बड़े ग्रुप्स के लिए अच्छा है। वो टीम टीचिंग कर सकता है जहां 2 टीचर मिलकर पढ़ाएं। वो चर्चा करवा सकता है जिससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। पैनल डिस्कशन हो सकता है जहां विशेषज्ञ बात करें। और उच्च शिक्षा में वो संगोष्ठी या सेमिनार आयोजित कर सकता है जहां रिसर्च पेपर पर बात हो। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें
तो एक बेहतरीन शिक्षक इन सभी रणनीतियों को अपनी क्लास की जरूरत के हिसाब से मिलाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन तमाम नोट्स और रिसर्च को एक साथ जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ है, टीचिंग कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन की गई वास्तुकला है। टीचर को माइक्रो टीचिंग के 36 मिनट के चक्र में अपनी स्किल तेज करनी होती है। उसे फ्लैंडर्स का मैट्रिक्स समझकर अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ाना होता है और स्किनर या क्राउडर के सिद्धांतों से यह तय करना होता है कि हर बच्चा अपनी गति से कैसे सीखे। एकदम सही। और ये पूरा विश्लेषण हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। वो कैसे? आज हम स्किनर की मशीन से बहुत आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं, तो श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, क्या भविष्य के क्लासरूम में कोई एआई कैमरा फ्लैंडर्स के मैट्रिक्स को रियल टाइम में एनालाइज कर रहा होगा? ये तो बहुत ही हैरान करने वाला विचार है। सोचिए, आप पढ़ा रहे हैं और आपकी स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस 80% हो गया है। अब चुप हो जाइए और सवाल पूछिए। क्या एआई सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि टीचर्स के बर्ताव को भी कंट्रोल करेगा? यह शिक्षा के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। द डीप डाइव के एक और बहुत ही दिलचस्प और अनगहराई वाले विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये ऊर्जा और ज्ञान से भरपूर होने वाली है। बिल्कुल। आज हम किसी साधारण सैद्धांतिक विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा, विशेषकर जो उच्च शिक्षा है, उसमें सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। जी, और आज की हमारी इस विशेष चर्चा का जो केंद्र है वो है निर्देशात्मक प्रणाली और डिजिटल लर्निंग, जिसे हम अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स एंड डिजिटल लर्निंग कहते हैं। हाँ, और हम सभी देख रहे हैं कि शिक्षा का क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। तो जो भी सुनने वाले उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज के स्रोत बहुत काम के हैं। एकदम सही। आज के इस गहरे विश्लेषण का लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। हम उन विस्तृत नोट्स और अकादमिक सामग्रियों को डिकोड करने जा रहे हैं जो यूजीसी नेट एजुकेशन यूनिट 8 के खंड IX और X से गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब हम सिर्फ ऊपरी सतह पर बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि एक सफल शिक्षक कैसे बहुत ही व्यवस्थित, वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से पूरी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को डिजाइन करता है। कक्षा में जो प्रभावी शिक्षण होता है वो कोई संयोग नहीं है, वो कोई तुक्का नहीं है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली का परिणाम है। हमें इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक मॉडलों और व्यवहारिक रणनीतियों की गहराई में उतरना है। तो बिना किसी देरी के इस बौद्धिक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन की, जिसे आमतौर पर इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन या ISD कहा जाता है। इसे समझने के लिए अचानक मेरे दिमाग में एक बहुत ही साधारण सी तुलना आ रही है। हाँ, बताइए। अगर किसी को एक बड़ी और मजबूत इमारत बनानी है तो वो सीधे ईंटें और सीमेंट लेकर काम शुरू नहीं कर देता। सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक सटीक ब्लूप्रिंट। बहुत बढ़िया तुलना है। तो कक्षा में जाकर पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को भी इसी ISD की जरूरत होती है। ये शिक्षा का ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट वाली बात इस पूरी प्रक्रिया के सार को बहुत अच्छे से पकड़ती है। उच्च शिक्षा के परिदृश्य से देखें तो ISD का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों को एक ऐसी शिक्षण स्थिति बनाने में मदद करना है जिसका केंद्र शिक्षार्थी यानी लर्नर हो। तो ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। नहीं, अगर हम इस प्रक्रिया को खोलें तो इसके 6 बहुत ही तार्किक चरण सामने आते हैं। सबसे पहला है ये समझना कि जरूरत क्या है। इसे सीखने की जरूरतों का विश्लेषण या नीड एनालिसिस कहा जाता है। मतलब छात्रों का वर्तमान स्तर क्या है और उन्हें कहाँ पहुँचना है, वो गैप खोजना। एग्जैक्टली। एक बार वो अंतर समझ में आ जाए, फिर दूसरा कदम होता है ये तय करना कि पढ़ाने के बाद छात्र क्या करने में सक्षम होंगे। इसे निर्देशात्मक उद्देश्यों का निर्माण कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये दूसरा कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मंजिल ही तय नहीं है तो रास्ता कैसे बनेगा? सही कहा। तीसरा कदम कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस ही होता है, जहां उस पूरी प्रक्रिया को छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसके बारे में तो हमें आगे विस्तार से बात करनी ही है। बिल्कुल। जब कार्य विश्लेषण हो जाता है तब चौथा चरण आता है शिक्षण रणनीतियों का चयन करना। यानी शिक्षक ये तय करता है कि वो लेक्चर देगा, चर्चा कराएगा या कुछ और करेगा। और फिर पांचवा चरण? पांचवें चरण में असल निर्देशात्मक सामग्री या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का विकास किया जाता है, जैसे PPT बनाना या नोट्स तैयार करना। और अंत में छठा चरण आता है मूल्यांकन का, जहां ये परखा जाता है कि जो उद्देश्य पहले चरण में तय किए गए थे
वे हासिल हुए या नहीं। जी, ये एक पूरी चक्रीय प्रक्रिया है। ये 6 चरणों वाली व्यवस्था देखकर समझ आता है कि एक 45 मिनट के बेहतरीन लेक्चर के पीछे कितनी लंबी तैयारी होती है। अब इन चरणों में से जो दूसरा चरण है, उद्देश्यों का निर्माण, वो मुझे थोड़ा पेचीदा लगता है। पेचीदा क्यों? क्योंकि अक्सर शिक्षण में उद्देश्य बहुत ही अस्पष्ट होते हैं। जैसे कई बार लिखा होता है कि छात्र इस विषय को समझ जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलती है। लेकिन जो नोट्स हम देख रहे हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अच्छे उद्देश्य हमेशा मापने योग्य यानी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल होने चाहिए। वे समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। मतलब समझ जाएंगे या जान जाएंगे जैसे शब्द काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे मापने योग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप किसी के दिमाग के अंदर झांक कर ये नहीं देख सकते कि वो समझ गया है या नहीं। इसीलिए इन उद्देश्यों को वैज्ञानिक तरीके से लिखने के लिए BCC मॉडल का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। PYQ के नजरिए से देखें तो ये बहुत बार पूछा जाता है। एक बेहतरीन तरीके से लिखे गए उद्देश्य में ये 3 घटक होने ही चाहिए। पहला है B यानी बिहेवियर या व्यवहार। यह बताता है कि शिक्षार्थी असल में करेगा क्या, जैसे लिखेगा, बोलेगा या हल करेगा। सही। दूसरा है C यानी कंडीशन या परिस्थिति। इसका अर्थ है कि वे कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनके तहत वो व्यवहार देखा जाएगा, जैसे बिना कैलकुलेटर के या दी गई संदर्भ पुस्तक का उपयोग करके। और तीसरा C क्या है? तीसरा C है क्राइटेरियन, जो ये निर्धारित करता है कि सफलता का स्तर क्या होगा, जैसे 80% सटीकता के साथ या 10 मिनट के भीतर। ये BCC मॉडल तो हवाई बातों को पूरी तरह से जमीन पर ले आता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए स्रोतों से एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक उद्देश्य लिखा है, छात्र 10 मिनट के भीतर बीजगणित के 5 सवालों को बिना किसी गलती के हल करेंगे। बहुत ही सटीक उदाहरण है। स्पष्ट बिहेवियर है जो मापा जा सकता है। हाँ, और 10 मिनट के भीतर वो कंडीशन हो गई। और बिना किसी गलती के वो क्राइटेरिया हो गया। ये सटीकता वास्तव में शिक्षण को एक इंजीनियरिंग के स्तर पर ले जाती है। और यही सटीकता हमें तीसरे चरण यानी कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस की ओर ले जाती है। जब उद्देश्य इतने सटीक हैं, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही सटीक होना चाहिए। तो कार्य विश्लेषण का मूल अर्थ क्या हुआ? इसका मूल अर्थ है किसी बहुत ही जटिल काम को छोटे छोटे आसानी से संभाले जा सकने वाले टुकड़ों में तोड़ना, ताकि शिक्षक उन बिल्कुल सटीक कदमों की पहचान कर सके जो छात्र को उठाने होंगे। तो इसे एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा माना जा सकता है, जैसे 1000 टुकड़ों वाले जिक्सॉ पजल हो। बेहतरीन उदाहरण है। अगर किसी के सामने 1000 टुकड़े एक साथ रख दिए जाएं, तो वो घबरा जाएगा। लेकिन अगर उसे पहले किनारे के टुकड़े जोड़ने को कहा जाए, फिर रंग के हिसाब से अलग करने को कहा जाए, तो काम आसान हो जाता है। कार्य विश्लेषण भी भारी भरकम सिलेबस को इसी तरह छोटे और तार्किक हिस्सों में बांटता है। इसकी प्रक्रिया भी बहुत व्यवस्थित होती है। शुरुआत वहीं से होती है जहां हम उद्देश्यों की पहचान करते हैं। फिर ये देखा जाता है कि छात्र के पास पहले से कौन सा ज्ञान या प्री रेक्विजिट नॉलेज होना चाहिए। जी। फिर मुख्य कार्य को छोटे चरणों में तोड़ा जाता है, उन्हें तार्किक क्रम में लगाया जाता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, विशेषकर नेट के सिलेबस के अनुसार, वो कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं। हाँ, मुख्य रूप से इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है ना, कंटेंट एनालिसिस, प्रोसीजरल एनालिसिस और लर्निंग हायरार्की एनालिसिस। बिल्कुल। और इन 3 प्रकारों में थोड़ा गहराई से जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अकादमिक स्तर पर अक्सर इनमें बहुत उलझन पैदा होती है। खासकर प्रोसीजरल और लर्निंग हायरार्की के बीच का अंतर थोड़ा धुंधला लगता है। जी। कंटेंट एनालिसिस तो सीधा विषय वस्तु का विश्लेषण लगता है कि किताब में क्या तथ्य दिए गए हैं, लेकिन बाकी दोनों को कैसे अलग किया जाए, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। प्रोसीजरल एनालिसिस का फोकस पूरी तरह से उन क्रमिक कदमों या सीक्वेंशियल स्टेप्स पर होता है जो किसी व्यवहारिक काम को करने के लिए उठाने पड़ते हैं। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, अगर एक छात्र को माइक्रोस्कोप का उपयोग करना सीखना है, तो उसका एक तय क्रम होगा। पहले स्लाइड तैयार करना, फिर उसे क्लिप में लगाना, फिर लेंस सेट करना और अंत में फोकस एडजस्ट करना। आप फोकस पहले एडजस्ट करके स्लाइड बाद में नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं। ये क्रियाओं का एक तय क्रम है। दूसरी ओर लर्निंग हायरार्की एनालिसिस है, जिसका कॉन्सेप्ट रॉबर्ट गैग्ने के काम से जुड़ा है। हाँ, रॉबर्ट गाग्ने ये दिमाग के विकास और ज्ञान की नींव से जुड़ा है। ये बताता है कि कोई नई बात सीखने से पहले छात्र के दिमाग में कौन सी बुनियादी अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। ये क्रियाओं का क्रम नहीं है, ये मानसिक समझ का क्रम है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। यानी अगर किसी बच्चे को गणित में गुणा
या मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो ये आवश्यक है कि उसे पहले जोड़ना आता हो। बिल्कुल, बिना जोड़े की अवधारणा समझे वो गुणन नहीं सीख सकता। ये एक हायरार्की या पदानुक्रम है। इसी तरह उच्च शिक्षा में कोई छात्र सीधे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सीख सकता जब तक कि उसे बुनियादी सांख्यिकी का ज्ञान ना हो। बहुत सही। तो प्रोसीजरल एनालिसिस ये बताएगा कि सॉफ्टवेयर में कौन सा बटन पहले दबाना है, जबकि लर्निंग हायरार्की एनालिसिस ये सुनिश्चित करेगा कि बटन दबाने से पहले छात्र को उस टेस्ट का गणितीय अर्थ पता हो। ये स्पष्टीकरण बहुत ही बेहतरीन है। अब जब हम इन जटिल कार्य विश्लेषणों की बात करते हैं तो आज के समय में इन सबको छात्रों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम डिजिटल लर्निंग बन गया है। हाँ, पारंपरिक कक्षाओं से निकलकर शिक्षा अब स्क्रीन तक पहुंच गई है। इंटरनेट और मल्टीमीडिया के माध्यम से दी जाने वाली इस शिक्षा ने ज्ञान की सीमाओं को लगभग समाप्त कर दिया है। इसके फायदों पर गौर करें तो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा गुण नजर आता है। छात्र अपनी गति से दुनिया के किसी भी कोने से सीख सकते हैं। यह लागत प्रभावी भी साबित होता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सच में उतना ही आदर्श है जितना दिखाई देता है? क्योंकि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो वो छात्रों की शारीरिक भाषा देखकर समझ जाता है कि बात समझ में आ रही है या नहीं। स्क्रीन के पीछे ये सब संभव नहीं है। यही हमें एक संतुलित नजरिया अपनाना पड़ता है। तकनीकी प्रगति के बावजूद डिजिटल लर्निंग की अपनी कुछ बहुत ही ठोस सीमाएं हैं। जैसे डिजिटल डिवाइड। हाँ, डिजिटल डिवाइड सिर्फ इंटरनेट ना होने की समस्या नहीं है। ये अच्छे हार्डवेयर तक पहुंच, शांत वातावरण और तकनीकी साक्षरता की कमी का भी मुद्दा है। हर छात्र के पास बेहतरीन लैपटॉप या अबाधित वाईफाई नहीं होता। इसके अलावा आमने सामने की बातचीत या फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिलती है वो स्क्रीन पर बहुत कम हो जाती है। छात्रों में अलगाव या आइसोलेशन की भावना पैदा हो सकती है। तो डिजिटल लर्निंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे बहुत ही सोच समझकर निर्देशात्मक प्रणाली का हिस्सा बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब जब हम सिस्टम को डिजाइन करने और माध्यम चुनने की बात कर चुके हैं तो हम उस हिस्से पर आते हैं जो असल में कक्षा के अंदर घटित होता है। शिक्षण रणनीतियां या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। ये वो टूल बॉक्स है जिसका इस्तेमाल शिक्षक सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं। हमारी मास्टर लिस्ट में कई रणनीतियां हैं। सबसे पहले उस विधि की बात करते हैं जिसने सदियों से शिक्षा पर राज किया है, व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि शिक्षा के इतिहास की सबसे पुरानी और आज भी उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रणनीति है। ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड विधि है, जहां शिक्षक जानकारी को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। हाँ, विश्वविद्यालय स्तर पर जहां एक कक्षा में 100 छात्र होते हैं वहां कम समय में बहुत सारी जानकारी देने का ये सबसे किफायती तरीका है। यह समय और संसाधनों की बचत तो करता है, लेकिन आज के समय में जहां जानकारी इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, इस विधि की सबसे बड़ी आलोचना यही होती है कि इसमें छात्र ज्यादातर निष्क्रिय या पैसिव श्रोता बनकर रह जाते हैं। एक तरफा संवाद होता है और छात्र का दिमाग केवल नोट्स लेने में उलझा रहता है। शायद इसी एक तरफा संवाद को तोड़ने के लिए टीम टीचिंग जैसी रणनीतियों की आवश्यकता महसूस की गई। बिल्कुल। जब एक ही शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्र ऊबने लगते हैं तो टीम टीचिंग एक ताजा बदलाव लाती है। इसमें 2 या उससे अधिक शिक्षक मिलकर पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। मान लीजिए एक विषय इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों से जुड़ा है, तो दोनों विषयों के शिक्षक मिलकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। हालांकि शिक्षकों के बीच बेहतरीन तालमेल की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम पूरी तरह से छात्र केंद्रित रणनीतियों की ओर मुड़ते हैं, जहां छात्र खुद सीखने की प्रक्रिया को चलाते हैं, तो 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम आते हैं, चर्चा विधि और पैनल चर्चा। एकेडमिक दुनिया में अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लिया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें काफी अंतर है और ये PYQ के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो एक सामान्य चर्चा और एक पैनल में मूल रूप से क्या फर्क है? चर्चा विधि या डिस्कशन मेथड पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें कक्षा के सभी छात्र किसी दिए गए विषय पर सक्रिय रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षक यहाँ केवल एक फैसिलिटेटर होता है। इसमें हर कोई भागीदार होता है। हाँ, दूसरी तरफ पैनल चर्चा एक बहुत ही संरचित स्वरूप है। इसमें विशेषज्ञों का एक छोटा समूह किसी विशिष्ट विषय पर एक बड़े दर्शकों के सामने चर्चा करता है।
यह एक मॉडरेटर के नियंत्रण में होता है। मतलब पैनल में मुख्य बातचीत विशेषज्ञ कर रहे होते हैं और बाकी छात्र मुख्य रूप से दर्शक होते हैं जो अंत में केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। एकदम सही समझे आप। अब इस सूची में दो और ऐसे शब्द आते हैं जो उच्च शिक्षा में बहुत सुनाई देते हैं, सेमिनार और ट्यूटोरियल। इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर होता है? सेमिनार और ट्यूटोरियल के लक्ष्य बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में काम करते हैं। सेमिनार का मुख्य फोकस अनुसंधान और प्रस्तुति पर होता है। मतलब छात्र पहले शोध करते हैं, एक पेपर लिखते हैं और फिर उसे प्रस्तुत करते हैं। हाँ, और फिर उस पर एक आलोचनात्मक अकादमिक बहस होती है। इसका उद्देश्य शोध कौशल को निखारना है। इसके बिल्कुल विपरीत ट्यूटोरियल विधि वैयक्तिक ध्यान और उपचारात्मक शिक्षण या रिमीडियल टीचिंग के लिए बनी है। यह एक बहुत छोटे समूह की विधि है। जी, बड़े लेक्चर्स में जो बातें छात्रों को समझ नहीं आती, ट्यूटोरियल में शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उन शंकाओं का तुरंत समाधान करते हैं। सीखने का अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत हो जाता है। तो कुल मिलाकर ट्यूटोरियल उस व्यक्तिगत अंतर को भरता है जो एक बड़े लेक्चर हॉल में कहीं छूट सकता है। बिल्कुल। ये सब जानकर महसूस होता है कि शिक्षा का क्षेत्र कितनी बारीकियों से भरा हुआ है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने का प्रयास करें तो आज बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं स्पष्ट हुई हैं। जी। हमने देखा कि निर्देशात्मक प्रणाली कोई कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये सीखने का ब्लूप्रिंट है। हमने बीसीसी मॉडल समझा, कार्य विश्लेषण के प्रकारों, विशेषकर प्रोसीजरल और लर्निंग हायरार्की के बीच के अंतर को समझा, डिजिटल लर्निंग के फायदों और कमियों को भी देखा, और अंत में शिक्षण रणनीतियों की लंबी श्रृंखला में लेक्चर, सेमिनार और ट्यूटोरियल के विशिष्ट अकादमिक उद्देश्यों तक का सफर तय किया। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा केंद्रीय विचार है वो ये है कि एक प्रभावी निर्देशात्मक प्रणाली को डिजाइन करने में एक बहुत ही व्यवस्थित योजना शामिल होती है। एक शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं, वो एक डिजाइनर है। सही कार्य विश्लेषण और स्पष्ट उद्देश्य ही वो पुल बनाते हैं जिससे छात्र अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाता है। कक्षा में जो भी सफलता मिलती है वो एक सुविचारित एकेडमिक डिजाइन का नतीजा है। शिक्षा कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक सुविचारित डिजाइन है। ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना आवश्यक लगता है जो इस प्रणाली के भविष्य से जुड़ा है। जी बताइए। आज हमने डिजिटल लर्निंग की बात की। हम देख रहे हैं कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है वह अकल्पनीय है। एआई विश्लेषण कर सकता है कि छात्र कहाँ गलती कर रहा है और तुरंत उसे उसी के स्तर का ट्यूटोरियल दे सकता है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भविष्य में मशीनें उस कार्य विश्लेषण और उद्देश्य निर्माण को शिक्षकों से बेहतर तरीके से करने लगेंगी? क्या तकनीक मानवीय जुड़ाव एक शिक्षक की सहानुभूति की जगह ले सकेगी? सोचने वाली बात है। या फिर शिक्षा के केंद्र में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को समझने का जो भाव है वही हमेशा सबसे बड़ी रणनीति बना रहेगा? ये एक ऐसा खुला प्रश्न है जिस पर शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से। आज के इस गहरे विश्लेषण में इन जटिल अकादमिक विषयों को इतनी सरलता से डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है कि सीखने और ज्ञान की परतों को खोलने की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। फिर मिलेंगे ज्ञान की किसी नई गहराई के साथ। हमारे इस नए डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय उच्च शिक्षा और अकादमिक जगत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित है और वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संचार प्रक्रिया या कम्युनिकेशन प्रोसेस। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे विशेष रूप से उन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए डिजाइन की गई विस्तृत अकादमिक सामग्री हैं। हाँ, खास तौर पे जो लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मिशन आज इन स्रोतों का गहन विश्लेषण करना है। एकदम। हम संचार के मूल सिद्धांतों, इसके प्रकारों और इसमें आने वाली बाधाओं को डिकोड करेंगे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम स्रोतों को देखें तो एक बात तुरंत ध्यान खींचती है। क्या?
यही कि संचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ किताबों में होती है। ये हर उस कक्षा, हर उस रिसर्च सेमिनार का आधार है जहां ज्ञान का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरू करें तो इस कम्युनिकेशन शब्द की जड़ें कहाँ हैं? मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, अगर हम इसकी व्युत्पत्ति या एटिमोलॉजी पर नजर डालें तो कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से आया है। कम्युनिकेयर। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ होता है साझा करना या टू शेयर। लेकिन उच्च शिक्षा के संदर्भ में ये केवल बात करने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सूचना, विचार, दृष्टिकोण या भावनाओं को एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचाने की एक जटिल प्रणाली है। स्रोतों में एक मीडिया वेब का जिक्र है जो बताता है कि यह साझाकरण दो तरह से होता है। अच्छा, वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष मीडिया, जहां हम आमने सामने शब्दों और हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा अप्रत्यक्ष मीडिया, जहां तकनीकी उपकरणों या प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। यह मीडिया वेब वाली बात काफी रोचक है, लेकिन मुझे स्रोतों में जो चीज परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगी वो है विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई संचार की परिभाषाएं। हाँ, ये एक बहुत ही ट्रिकी हिस्सा होता है। वही तो। अक्सर परीक्षाओं के पिछले वर्षों के प्रश्नों में, जिन्हें हम PYQ कहते हैं, इन विद्वानों के नामों का उनकी परिभाषाओं से मिलान करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए जॉन डेवी का नाम बार बार आता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जॉन डेवी ने संचार को समान संपत्ति या कॉमन पोजेशन बनाने की प्रक्रिया कहा है। तो यह समान संपत्ति का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है? यह एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर उच्च शिक्षा के छात्र अक्सर गलती कर बैठते हैं। डेवी का ये जो कॉमन पोजेशन का विचार है ना, ये सिर्फ जानकारी के हस्तांतरण से बहुत आगे की बात है। कैसे? मतलब इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कि एक प्रोफेसर कक्षा में क्वांटम भौतिकी का कोई बहुत ही जटिल सिद्धांत समझा रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ बोल दिया, लेकिन छात्रों ने उसे सिर्फ रट लिया, समझा नहीं। तो क्या ये संचार नहीं है? डेवी के अनुसार नहीं, ये संचार नहीं हुआ। संचार तब सफल होता है जब प्रोफेसर के दिमाग में उस सिद्धांत को लेकर जो स्पष्टता और आहा मोमेंट है, ठीक वही अनुभव छात्र भी महसूस करे। ओहो, मतलब अनुभव भी साझा होना चाहिए। एकदम सही। जब वो अनुभव और ज्ञान दोनों की समान संपत्ति बन जाए, तब जाकर संचार की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। परीक्षाओं में जब भी जॉन डेवी का नाम आए तो छात्रों को तुरंत अनुभवों की साझा संपत्ति वाला विकल्प खोजना चाहिए। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं, बल्कि अनुभव का ट्रांसफर है। हाँ, और इसी तरह स्रोतों में शानन और वेवर की परिभाषा भी दी गई है। हाँ, मैंने देखा था। उन्होंने कहा है कि संचार वे सभी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा एक दिमाग दूसरे को प्रभावित कर सकता है या अफेक्ट अनदर। और अगर न्यूमन और समर की बात करें तो उनके अनुसार ये तथ्यों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान है। इस सूची में हमें होबिन और एंडरसन को भी जोड़ना होगा। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षाओं में परीक्षक अक्सर इन परिभाषाओं के बीच के बारीक अंतर से खेलते हैं। तो होबिन की परिभाषा कैसे अलग है? होबिन ने इसे विचारों का मौखिक आदान प्रदान या वर्बल इंटरचेंज कहा है। उनका पूरा जोर भाषा और शब्दों पर है। वर्बल इंटरचेंज। और एंडरसन? वहीं एंडरसन का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरों को समझते हैं और उनके द्वारा समझे जाने का प्रयास करते हैं। तो सुनने वालों और छात्रों के लिए सबसे अच्छी सलाह यही होगी कि वे इन कीवर्ड्स को पकड़ लें, जैसे डेवी के लिए कॉमन पोजेशन, शैनन के लिए अफेक्ट अनदर और होबिन के लिए वर्बल इंटरचेंज। एकदम सटीक। इन्हें अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना चाहिए। ये तो हो गई परिभाषाओं की बात। अब अगर हम संचार की प्रकृति पर आएं, तो स्रोतों में इसकी 7 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। जी, 7 विशेषताएं? ये है प्रासंगिक, जटिल, मीडिया पर निर्भर, अपूर्ण, इंटरैक्टिव, सार्वभौमिक और उद्देश्यपूर्ण। इनमें से ज्यादातर तो नाम से ही स्पष्ट लग रही हैं। हाँ, जैसे प्रासंगिक का मतलब है कि बातचीत किस माहौल या भौतिक और सामाजिक संदर्भ में हो रही है। बिल्कुल, लेकिन मुझे यहाँ अपूर्ण या इम्परफेक्ट विशेषता ने थोड़ा उलझा दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक परफेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो फिर सिद्धांत इसे स्वाभाविक रूप से अपूर्ण क्यों मानता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो संचार का अपूर्ण होना ही मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो कैसे? देखिए, जब कोई सेंडर अपनी बात कहता है तो वो उसे अपने जीवन के अनुभवों, अपनी शब्दावली
और अपनी मानसिकता के फिल्टर से गुजार कर कहता है, जिसे हम स्कीमा भी कहते हैं। सही है। और जब वही बात रिसीवर तक पहुंचती है तो रिसीवर उसे अपने खुद के फिल्टर से डिकोड करता है। इंसान कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि बाइनरी कोड में डेटा हूबहू ट्रांसफर कर लें। हाँ, ये तो है। एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक विचार का 100% सटीक स्थानांतरण कभी नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अर्थ हमेशा बदल जाता है या छूट जाता है। ओहो, मतलब कुछ न कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होना तय है। बिल्कुल। और परीक्षाओं में ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल के रूप में आता है। किस तरह का सवाल? वहां कथन और कारण वाले प्रश्नों में, जिन्हें असर्शन रीजन कहते हैं, लिखा हो सकता है कि प्रभावी संचार हमेशा पूर्ण होता है। तो ये कथन गलत होगा? बिल्कुल गलत। छात्रों को यह पहचानना होगा कि यह कथन तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि संचार अपनी प्रकृति में ही अपूर्ण होता है। यानी फ्लो की ओर बढ़ते हैं। जी, चलिए। स्रोतों में संचार की प्रक्रिया का एक बहुत ही स्पष्ट और रैखिक मॉडल दिया गया है, लीनियर मॉडल। इसकी शुरुआत प्रेषक या सेंडर से होती है, जो संदेश बनाता है। सही। ये संदेश किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और अंत में फीडबैक आता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। एक वास्तविक कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो वो छात्रों के चेहरे के भाव देखकर तुरंत समझ जाता है कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं। बिल्कुल समझ जाता है। तो क्या फीडबैक हमेशा सबसे अंत में ही आता है या ये साथ साथ चलता रहता है? ये आपने बहुत ही कुशाग्र अवलोकन किया है। असल जिंदगी की कक्षा में संचार एक साथ कई दिशाओं में चलता है और फीडबैक समानांतर रूप से मिलता रहता है। मतलब कॉन्करेंट होता है। हाँ, लेकिन जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रक्रिया अनुक्रमण यानी प्रोसेस सीक्वेंसिंग के सवालों को हल करते हैं तो हमें इसके सिद्धांतिक मॉडल का पालन करना होता है। अच्छा, तो थ्योरी क्या कहती है? सिद्धांत के अनुसार जब तक प्राप्तकर्ता संदेश को डिकोड करके अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक प्रेषक तक वापस नहीं भेजता, तब तक वो चक्र पूरा नहीं होता। तो परीक्षा के लिए फीडबैक हमेशा आखिर में आएगा? बिल्कुल। अनुक्रम वाले प्रश्नों में फीडबैक को हमेशा अंतिम चरण मानना चाहिए, जो इस पूरे लूप को बंद करता है। इसके बिना संचार एक तरफा रह जाता है। ठीक है, परीक्षा के लिए यह याद रखना बहुत जरूरी है कि फीडबैक ही लूप को पूरा करता है। एकदम। अब स्रोतों में संचार के अलग अलग स्तरों या मोड्स पर काफी जोर दिया गया है। मुख्य रूप से 4 मोड बताए गए हैं। जी, पहला है अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल, यानी खुद से बात करना या मनन करना, राइट? सही कहा। दूसरा है पारस्परिक या इंटरपर्सनल, जहां 2 लोगों के बीच आमने सामने बातचीत होती है और तुरंत फीडबैक मिलता है। और तीसरा है समूह या ग्रुप संचार, जहां एक ही उद्देश्य वाले लोग चर्चा करते हैं, जैसे हमारी कक्षाएं या सेमिनार। और चौथा मोड है जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन। स्रोतों ने जन संचार पर काफी लंबी चर्चा की है। हाँ, मास कम्युनिकेशन उच्च शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा है। मैंने इसमें हेरोल्ड लासवेल के जन संचार के 4 कार्यों के बारे में पढ़ा। वे हैं सूचना, व्याख्या, मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रसारण। सही। मुझे सूचना और मनोरंजन तो समझ आते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के संदर्भ में ये सांस्कृतिक प्रसारण क्या भूमिका निभाता है? सांस्कृतिक प्रसारण या कल्चरल ट्रांसमिशन जनसंचार और शिक्षा दोनों का एक बहुत ही गहरा उद्देश्य है। कैसे? जब कोई विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान ज्ञान का प्रसार करता है तो वो केवल तथ्य नहीं बांट रहा होता, वो समाज के मूल्यों, उसकी बौद्धिक विरासत और सोचने के तरीकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। मतलब एक तरह का हेरिटेज ट्रांसफर? बिल्कुल। किताबों, शोध पत्रों या मीडिया के जरिए जब हम अपने इतिहास, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों या सामाजिक मानदंडों को आगे बढ़ाते हैं तो वही सांस्कृतिक प्रसारण है। क्या ये परीक्षाओं में पूछा जाता है? बहुत बार परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मूल्यों का हस्तांतरण संचार का कौन सा कार्य है? उसका सही उत्तर सांस्कृतिक प्रसारण ही होगा। इससे शिक्षा और संचार के बीच का गहरा संबंध एकदम स्पष्ट हो जाता है। हाँ, और इसी संबंध को कक्षा में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। स्रोतों में कक्षा संचार का एक बहुत ही विस्तृत इंटरलिंकिंग डायग्राम भी है, जो पूरी कक्षा को एक चक्र के रूप में दिखाता है। इसमें शिक्षक एक प्रेषक है। सही। लेकिन वह अपनी बात छात्रों तक कैसे पहुंचाता है, इसके पीछे कुछ सिद्धांत काम करते हैं। जी हाँ। एक कुशल शिक्षक सिर्फ जानकारी फेंकता नहीं है, वो सबसे पहले स्पष्टता और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के सिद्धांतों का उपयोग करके अपना संदेश तैयार करता है। फिर वह एक माध्यम चुनता होगा। बिल्कुल, वो सही माध्यम या चैनल चुनता है।
हो सकता है वो मौखिक व्याख्यान दे या प्रोजेक्टर पे कोई ग्राफ दिखाए। लेकिन इस प्रक्रिया में बाधाएं भी आती हैं। हाँ, जिन्हें बैरियर्स कहते हैं। एक प्रभावी शिक्षक इन बाधाओं को पार करके अपना संदेश छात्र तक पहुंचाता है, जिससे आपसी समझ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। और फिर छात्र फीडबैक देते हैं। हाँ, छात्र अपने सवालों या असेसमेंट के जरिए फीडबैक देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फीडबैक के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण शैली में लचीलापन लाता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। सही कहा, वो जरूरत पड़ने पर अपना तरीका बदल लेता है। यह पूरी गतिशील प्रक्रिया है। लेकिन आपने जिन बाधाओं का जिक्र किया, वो मुझे इन स्रोतों का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा लगा। हाँ, बाधाओं वाला हिस्सा थोड़ा तकनीकी है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की बाधाएं बताई गई हैं। पहली, सिमेंटिक और भाषाई। दूसरी, मनोवैज्ञानिक और दृष्टिकोण। तीसरी, भौतिक और प्रणालीगत। और चौथी, प्रक्रिया विफलताएं। बिल्कुल, यही 4 मुख्य श्रेणियां हैं। अब मुझे भौतिक बाधाएं तो समझ आती हैं, जैसे कक्षा के बाहर से आ रहा शोर या खराब इंटरनेट कनेक्शन। वो तो एकदम साफ है। लेकिन मुझे हमेशा सिमेंटिक बाधा और मनोवैज्ञानिक बाधा के बीच भ्रम होता है। मुझे लगता था कि अगर कोई छात्र किसी शब्द को नहीं समझ पा रहा है तो शायद वो ध्यान नहीं दे रहा है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा ट्रैप भी। अच्छा, तो क्या ये दोनों वास्तव में अलग हैं? परीक्षक छात्रों को इसमें कैसे फंसाते हैं? सिमेंटिक बाधा और मनोवैज्ञानिक बाधा बिल्कुल अलग हैं। इसे एक बहुत ही प्रासंगिक अकादमिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि एक पीएचडी स्कॉलर स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट छात्रों की क्लास ले रहा है। वो अपनी बात समझाते हुए ऑन्टोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करता है, बिना उनका अर्थ बताए। बाप रे, अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए ये शब्द तो बहुत भारी हैं। बिल्कुल। अब यहाँ छात्र पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, और माइक और स्पीकर भी सही काम कर रहे हैं, मतलब कोई भौतिक बाधा नहीं है। लेकिन फिर भी संचार पूरी तरह से विफल हो जाता है। सही कहा, विफल हो जाता है, क्योंकि वो उस शब्द का अर्थ ही नहीं जानता। जब सेंडर और रिसीवर के बीच साझा शब्दावली या अर्थ को लेकर भ्रम होता है तो उसे सिमेंटिक या भाषाई बाधा कहते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सिमेंटिक बाधा का मतलब है डिक्शनरी या अर्थ की समस्या। एकदम सही। फिर मनोवैज्ञानिक बाधा क्या होगी? मनोवैज्ञानिक बाधाएं सीधे तौर पर व्यक्ति के दिमाग, उसकी भावनाओं या उसकी सोच से जुड़ी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक शिक्षक बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा है, लेकिन एक छात्र पहले से ही यह सोचकर बैठा है कि यह विषय तो बहुत ही उबाऊ है, मुझे ये कभी समझ नहीं आएगा। या फिर छात्र शिक्षक से किसी बात पर नाराज हो। बल्कि है। तो परीक्षाओं में अगर कोई केस स्टडी वाला सवाल आए तो छात्रों को क्या देखना चाहिए? उन्हें ये देखना चाहिए कि संचार क्यों टूट रहा है। अगर कठिन शब्दों या जार्गन के कारण टूट रहा है तो उत्तर सिमेंटिक होगा, और अगर भावनाओं, डर या पूर्वाग्रह के कारण टूट रहा है तो उत्तर मनोवैज्ञानिक होगा। ये उदाहरण तो बहुत ही सटीक था। इससे एक बात साफ होती है कि परीक्षार्थी को प्रश्न में दी गई परिस्थिति की जड़ तक जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा। इसके अलावा स्रोतों में प्रक्रिया विफलताओं का भी उल्लेख है, प्रोसेस फेलियर्स। जैसे अगर कोई छात्र सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता, जिसे पुअर रिटेंशन कहते हैं, या सही समय पर फीडबैक नहीं देता, तो वो भी एक प्रकार की बाधा ही है। एकदम सही। और इन्हीं सब बाधाओं को पार करने के लिए स्रोतों का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावी संचार के सिद्धांत प्रस्तुत करता है। हाँ? प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कोई शिक्षक या संचारक इन सिद्धांतों का पालन करे तो वह किसी भी बाधा को आसानी से हरा सकता है। स्रोतों में 10 ऐसे मापदंड या नियम दिए गए हैं। हाँ, मैंने उन 10 सिद्धांतों को देखा, और दिलचस्प बात यह है कि छात्र अक्सर इन्हें याद रखने के लिए अजीबोगरीब एक्रोनिम या शॉर्टकट बनाते हैं। हाँ, परीक्षा का दबाव ही ऐसा होता है। स्रोतों में एक ऐसा ही फॉर्मूला दिया गया है, CPCF-ACP-AMF। थोड़ा लंबा है ना? पहली बार देखने पर ये किसी वाईफाई के पासवर्ड जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये अंग्रेजी के उन 10 शब्दों का पहला अक्षर है। क्या हम इन अंग्रेजी अक्षरों को उनकी हिंदी अवधारणाओं के साथ डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। परीक्षा के भारी दबाव में ऐसे ही फॉर्मूले छात्रों के दिमाग में चीजों को क्रमबद्ध रखते हैं। स्रोतों ने इन 10 सिद्धांतों को 2 मुख्य भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन से हैं? पहला भाग है संदेश कैसे बनाया जाए, और दूसरा भाग है उस संदेश की डिलीवरी कैसे हो। आइए इसे खोलते हैं। ठीक है, पहले भाग से शुरू करते हैं। संदेश बनाने के नियम। संदेश बनाने के नियमों में पहला आता है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता।
आपका संदेश सरल और बिना किसी भ्रम के होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है पर्पस यानी उद्देश्य। आप जो भी संचार कर रहे हैं उसका एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। क्लैरिटी, पर्पस और फिर आता है कंप्लीटनेस यानी पूर्णता। श्रोता को बात समझने के लिए जो भी आवश्यक जानकारी चाहिए वो पूरी दी जानी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। हाँ, वरना बात का कुछ और ही मतलब निकल सकता है। बिल्कुल। अगला है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। आपके तर्कों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और पांचवा है अटेंशन यानी ध्यान। आपका संदेश ऐसा होना चाहिए जो सुनने वालों की रुचि और ध्यान को अपनी ओर खींच सके। तो क्लैरिटी, पर्पस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी और अटेंशन, ये 5 नियम तो संदेश को बेहतरीन बनाने के लिए हो गए। सही कहा। अब जब उस संदेश को डिलीवर करने की बारी आती है तो बाकी के 5 नियम काम आते हैं। तो डिलीवरी के नियम क्या है? डिलीवरी के नियमों में पहला है एप्रोप्रिएटनेस यानी उपयुक्तता। इसका मतलब है कि दर्शक और परिस्थिति के अनुसार आपकी भाषा और लहजा सही होना चाहिए। जैसे एक रिसर्च सेमिनार में बात करने का तरीका कैंटीन में दोस्तों से बात करने के तरीके से बिल्कुल अलग होगा, है ना? बिल्कुल सटीक उदाहरण। फिर आता है प्रॉपर चैनल यानी सही माध्यम। सही माध्यम का चुनाव कैसे करें? ये देखना होता है कि क्या इस संदेश के लिए मौखिक बातचीत बेहतर होगी या कोई लिखित रिपोर्ट या फिर विजुअल प्रेजेंटेशन। समझ गई। इसके बाद है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच एक बौद्धिक तालमेल होना चाहिए, जैसे हमने डीवी की समान संपत्ति के संदर्भ में बात की थी। हाँ, कॉमन पोजीशन। और आखिरी के 2 नियम फिर है फीडबैक। सक्रिय रूप से ये सुनिश्चित करना कि संदेश ठीक वैसा ही समझा गया है जैसा भेजा गया था। और अंतिम है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। हाँ, ये सबसे अहम है। स्थिति और फीडबैक के अनुसार अपने संदेश या तरीके को तुरंत बदलने की क्षमता। ये लचीलापन एक शिक्षक के लिए शायद सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल है। अगर एक प्रोफेसर देख रहा है कि उसके द्वारा दिया गया उदाहरण छात्रों के सिर के ऊपर से जा रहा है, हाँ। तो उसे अपनी योजना पर अड़े रहने के बजाय लचीला होकर तुरंत कोई आसान रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण देना चाहिए। सही कहा। और यही 10 सिद्धांत मिलकर किसी भी संचार को वास्तव में प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम आज के स्रोतों और इस पूरी चर्चा का एक वैचारिक सारांश निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ, संचार कोई स्थिर चीज या एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये एक अत्यंत गतिशील प्रकृति की प्रक्रिया है, डायनामिक। एकदम। ये प्रेषक के विचार से शुरू होती है, संदेश और सही माध्यम से होती हुई प्राप्तकर्ता के फिल्टर तक जाती है और फिर फीडबैक के जरिए वापस प्रेषक तक आती है। और इस पूरी यात्रा के दौरान सिमेंटिक, मनोवैज्ञानिक या भौतिक बाधाएं इसका रास्ता रोकती हैं। सही। और एक सफल कम्युनिकेटर, खासकर उच्च शिक्षा के परिदृश्य में, इन बाधाओं को ध्वस्त करने के लिए स्पष्टता, उपयुक्तता और लचीलेपन जैसे 10 सिद्धांतों का एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ये पूरे विषय का एक बहुत ही शानदार और सारगर्भिक निचोड़ है। स्रोतों से जो ज्ञान आज हमने निकाला है वो न केवल यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में सीधे तौर पर अंक दिलाएगा, बल्कि वास्तविक जीवन में जब ये छात्र खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो उन्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने में भी मदद करेगा। बिल्कुल करेगा। अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो मूल स्रोतों से ही उपजा है, लेकिन सोचने का एक नया नजरिया देता है। जी बताइए। है। हाँ, क्योंकि हर इंसान का मनोवैज्ञानिक फिल्टर अलग है, इसलिए एक दिमाग की बात दूसरे तक 100% उसी रूप में कभी नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या? अगर संचार हमेशा अपूर्ण ही रहना है तो क्या एक कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच पूर्ण आपसी समझ या परफेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग महज एक भ्रम है? ये सोचने वाली बात है। और अगर ये भ्रम है तो क्या हमें इससे निराश होना चाहिए, या फिर शायद यही अपूर्णता ही वो खाली जगह है जहां छात्र अपने सवाल पूछते हैं? बहुत खूब। क्या इसी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाले हिस्से में छात्रों की आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जागती है और असली शिक्षा जन्म लेती है? ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। जरा सोचिए, अगर सब कुछ 100% वैसा ही समझ आ जाए जैसा कहा गया है, बिना किसी सवाल के, तो शायद कोई नई खोज ही ना हो। इस विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। बिल्कुल, ये शोध का एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन अवधारणाओं की गहराइयों में उतरते रहिए, पिछले वर्षों के प्रश्नों को इसी विश्लेषणात्मक नजरिया से हल करते रहिए और सीखते रहिए।
हम जल्द ही एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस डीप ड्राइव में एक बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा होने वाली है। आज का हमारा विषय है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस एजुकेशन, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा। हाँ, और ये चर्चा विशेष रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर जिनके सिलेबस में यूनिट 8 और यूनिट 9 शामिल हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास 15 बेहद सघन स्लाइड्स का एक मास्टर क्लास नोट्स का संकलन है और हमारा आज का मिशन एकदम स्पष्ट है। इन 15 स्लाइड्स में छिपे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थिंकर और ऐतिहासिक तथ्यों को डिकोड करना, यानी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए हर एक विषय एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए और एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए तो हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ कुछ तथ्यों या तिथियों को रट लेना नहीं है। हाँ, रटना तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हम इसके पीछे के दर्शन या उसकी फिलॉसफी को समझेंगे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे दूरस्थ शिक्षा ने भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में शिक्षा का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं भारत में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता से। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम इसकी बुनियाद देखें तो हमारे स्रोत संविधान के जनादेश या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का स्पष्ट जिक्र करते हैं। इसका अर्थ है देश के हर नागरिक को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान करना। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य जो परीक्षाओं के नजरिए से एक एग्जाम अलर्ट भी है, वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के दौरान सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि कुल छात्रों का 40% नामांकन ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से किया जाएगा। 40% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास इतने छात्रों को बिठाने के लिए ईंट पत्थर के कॉलेज ही नहीं थे। परंपरागत विश्वविद्यालय अकेले इतनी बड़ी आबादी को शिक्षित नहीं कर सकते थे। वही तो। लेकिन इस मुद्दे को एकेडमिक ढांचे में कैसे परिभाषित किया गया? पेरियाट ने 1981 में एक बहुत ही सटीक बात कही थी। उनके अनुसार दूरस्थ शिक्षा की मूल पहचान यह है कि इसमें शिक्षक और छात्र समय यानी स्पेस और टाइम में एक दूसरे से अलग होते हैं। समय और स्थान का अलग होना, ये विचार सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ज्ञान को एक भौतिक कमरे की सीमाओं से मुक्त कर दिया गया। बिल्कुल। और यही अलगाव इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। वहीं दूसरी ओर ओचुआ ने उसी वर्ष इसे एक ऐसे सिस्टम के रूप में परिभाषित किया जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्फ लर्निंग को बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ावा देना है। राइट? हाँ। अगर हम इन परिभाषाओं से ओडीएल के मुख्य फीचर्स निकालने की कोशिश करें तो पहला है शिक्षक और छात्र का अलग होना। दूसरा है इस दूरी को पटने के लिए मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। और तीसरा टू वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था, ताकि छात्र सिर्फ मूक दर्शक ना रहें। और सबसे दिलचस्प शब्द जो मुझे मिला वो है एक इंडस्ट्रियलाइज्ड टीचिंग प्रोसेस, यानी औद्योगिकीकृत शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षा को उद्योग क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए क्रोनोलॉजी या ऐतिहासिक विकास को समझना जरूरी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि मैंने स्रोतों में जो टाइमलाइन देखी है वो सीधे तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs में बार-बार पूछी जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आश्चर्य की बात है कि भारत में इसकी शुरुआत 1967 में ही हो गई थी, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की स्थापना हुई थी। वो एक शुरुआती कदम था, लेकिन असली मील का पत्थर 20 साल बाद आया। 1982 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई जब डॉक्टर BR अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी यानी BRAOU की स्थापना हुई। ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था। पत्राचार और मुक्त विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके बाद 1985 का वो ऐतिहासिक साल आता है जब इग्नू की स्थापना हुई, जो आज दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इग्नू की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में एक नई गति आई। 1987 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आए। तो फिर 1989 में महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी यानी YCMOU की स्थापना हुई। ये टाइमलाइन तो काफी स्पष्ट है, लेकिन एक प्रशासनिक पहलू थोड़ा उलझा हुआ लगा मुझे। कौन सा पहलू? 1991 में इग्नू के तहत
डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल यानी डीईसी की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में 2012-13 के दौरान इसे वापस यूजीसी को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है। जब आइग्नो की स्थापना हुई तो उसे न केवल अपने पाठ्यक्रम चलाने थे, बल्कि पूरे देश में दूरस्थ शिक्षा के मानकों को भी बनाए रखना था। तो इसलिए डीईसी बनाई गई। हाँ, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि जो संस्था खुद कोर्स चला रही है, वही संस्था दूसरों का मूल्यांकन कैसे कर सकती है। इसलिए एक निष्पक्ष नियामक ढांचे के लिए 2012-13 में यह जिम्मेदारी वापस यूजीसी को सौंप दी गई। अच्छा, अब समझ आया। ये प्रशासनिक बदलाव परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जब हमने संस्थानों का इतिहास समझ लिया है, तो इसके पीछे काम करने वाले सैद्धांतिक ढांचे पर आते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत कुछ बहुत ही प्रमुख विचारकों का नाम लेते हैं, जैसे चार्ल्स ए वेडमाया, बोरिज होलमबर्ग, माइकल मोर और गिंथर डाहमैन। जब कोई उम्मीदवार इन सभी नामों को एक साथ देखता है तो ये थोड़ा डरावना लग सकता है। क्या हम इनके विचारों को थोड़ा सरल कर सकते हैं? इन सभी विचारकों के दृष्टिकोण में एक साझा धागा है, और वो है छात्र को केंद्र में रखना। उदाहरण के लिए बोर्जे होलमबर्ग ने गाइडेड डाइडैक्टिक कॉन्वर्सेशन का सिद्धांत दिया। गाइडेड डाइडैक्टिक कॉन्वर्सेशन, इसका क्या मतलब हुआ? उनका मानना था कि दूरस्थ शिक्षा की अध्ययन सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि जब छात्र उसे पढ़े तो उसे लगे कि शिक्षक उससे बातचीत कर रहा है। ये सिर्फ तथ्यों का पुलिंदा नहीं होना चाहिए। यानी सामग्री को इतना सजीव बनाना है कि भौतिक दूरी का एहसास ही ना हो। सही पकड़ा। इसी तरह माइकल मूर का ट्रांजैक्शनल डिस्टेंस का सिद्धांत बताता है कि दूरी सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं होती, बल्कि ये एक शैक्षणिक दूरी है जिसे अच्छे संवाद और कोर्स डिजाइन से कम किया जा सकता है। लेकिन इन सब में ऑटो पीटर्स का सिद्धांत सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। ये पीवाईक्यू में भी बार बार आता है। उन्होंने दूरस्थ शिक्षा की तुलना सीधे तौर पर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस से की थी। बिल्कुल की थी। शुरुआत में जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि शिक्षा और कारखाने में क्या समानता हो सकती है, लेकिन अगर हम एक कार निर्माण फैक्ट्री की असेंबली लाइन के बारे में सोचें तो शायद ये तुलना समझ में आती है। ये तुलना सिर्फ समझ में ही नहीं आती, बल्कि यही इस सिस्टम की रीढ़ है। पीटर्स ने देखा कि पारंपरिक कक्षा में एक शिक्षक खुद ही कोर्स बनाता है, पढ़ाता है और मूल्यांकन करता है। एक भाषा संपादक उसे सुधारता है, एक ग्राफिक डिजाइनर उसे रूप देता है और कोई और उसका मूल्यांकन करता है। यह बिल्कुल एक कारखाने में बड़े पैमाने पर स्टैंडर्डाइज्ड उत्पादन की तरह है। यही वजह है कि इसे औद्योगिकीकृत प्रक्रिया कहा गया है। हाँ, और इसी सैद्धांतिक ढांचे के आधार पर अगर हम आज की समकालीन प्रणालियों को देखें तो हमारे सामने मुख्य रूप से 3 प्रणालियां आती हैं। पहली है पत्राचार शिक्षा यानी करस्पॉन्डेंस। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये पूरी तरह से प्रिंट आधारित होती है। डाक द्वारा सामग्री भेजी जाती है। ये किफायती तो है, पर इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन लगभग शून्य होता है। और दूसरी प्रणाली है मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन। क्या ये पत्राचार से अलग है? और तीसरी प्रणाली है आधुनिक दूरस्थ शिक्षा, जो आज के समय में इंटरनेट, सैटेलाइट और उन्नत तकनीक का उपयोग करके इन सभी दूरियों को पटाती है। सही कहा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक ऐसा छात्र जो किसी दूर दराज के गांव में बैठा है, जिसे हम आइसोलेटेड लर्नर कहते हैं, वो इसका हिस्सा तो बन गया, लेकिन उस तक ही पूरा विश्वविद्यालय पहुंचता कैसे? इसका जवाब है इंस्टीट्यूशनल ब्रिज। एक अलग थलग पड़े छात्र को जोड़ने के लिए एक स्पष्ट 3 टियर स्ट्रक्चर काम करता है। सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी होती है जो नीतियां बनाती है। उसके ठीक नीचे होते हैं रीजनल सेंटर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव हब होते हैं। बिल्कुल। इनका काम स्टडी सेंटर्स का समन्वय करना, असाइनमेंट्स का मूल्यांकन करवाना और परीक्षाएं आयोजित करना होता है। और सबसे नीचे होते हैं स्टडी सेंटर, जो एक एकेडमिक हब है। यहाँ पर छात्रों को आमने सामने काउंसलिंग मिलती है, लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है और अपने सहपाठियों से बातचीत यानी पीयर इंटरेक्शन का मौका मिलता है, जो उसके अकेलेपन को दूर करता है। इसके साथ ही स्रोतों में इकोनॉमीज ऑफ स्केल के वित्तीय मॉडल का भी जिक्र है। अगर हम ऑटो पीटर्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाले सिद्धांत को याद करें तो ये वित्तीय मॉडल भी उसी से जुड़ा हुआ लगता है। ये उसी का विस्तार है। जब आप एक उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो लेक्चर बनाते हैं तो पहली बार में उसकी लागत बहुत अधिक होती है। इसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जब उसी सामग्री को 10,000 छात्रों तक पहुंचाया जाता है तो प्रति छात्र लागत, जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, बेहद कम हो जाती है। इसी मॉडल के कारण दूरस्थ शिक्षा इतनी सस्ती
और सुलभ है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के डिजिटल युग में भी भारत जैसे विकासशील देशों में प्रिंटेड मटेरियल ही इसका सबसे मजबूत आधार बना हुआ है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। हाथ में पकड़ी हुई किताब का महत्व आज भी है। अब जब प्रिंटेड मटेरियल इतना महत्वपूर्ण है, तो ये कोर्स डिजाइन कैसे होता है? मैंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के 7 चरणों के बारे में पढ़ा। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला चरण है जरूरतों का आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ नीड्स। क्या ये सिर्फ ये पूछने के बारे में है कि बाजार में किस कोर्स की मांग है? मांग के साथ साथ छात्र की प्रोफाइल समझने के बारे में भी। इसके बाद दूसरा चरण आता है उद्देश्यों को परिभाषित करना। आप इस कोर्स से क्या हासिल करना चाहते हैं? तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, संसाधनों और बाधाओं का विश्लेषण करना। मान लीजिए आप ऐसा कोर्स बना रहे हैं जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, लेकिन छात्र ग्रामीण इलाकों में हैं, तो कोर्स फेल हो जाएगा। बिल्कुल, बाधाओं को समझना जरूरी है। चौथा चरण है तरीकों और मीडिया का चयन करना। फिर 5वें नंबर पर आता है विकासात्मक परीक्षण, जिसे पायलट ट्रायल भी कहते हैं, यानी बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले एक छोटे समूह पर टेस्ट करना। छठा चरण है मूल्यांकन और 7वां और अंतिम चरण है फीडबैक। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, तो इस पूरी कठोर प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है सिम, यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स। सिम कोई आम पाठ्य पुस्तक नहीं है। यह एक फिजिकल टीचर की कमी को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही हॉलमबर्ग्स का गाइडेड डाइडैक्टिक कॉन्वर्सेशन लागू होता है। जब छात्र सिम पढ़ता है, तो उसमें स्पष्ट उद्देश्य लिखे होते हैं। बीच बीच में चेक योर प्रोग्रेस जैसी एक्सरसाइज होती हैं और तुरंत फीडबैक की व्यवस्था होती है। ये छात्र को कदम दर कदम उंगली पकड़कर चलाने जैसा है। लेकिन इस आत्मनिर्भरता को और प्रभावी बनाने के लिए सिर्फ प्रिंट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए स्रोतों में मीडिया इंटीग्रेशन की विस्तार से चर्चा है। रेडियो, टेलीविजन, ऑडियो वीडियो कैसेट और इंटरनेट। हर माध्यम की अपनी ताकत है। रेडियो बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए है। ऑडियो और वीडियो छात्र को अपनी गति से पढ़ने, यानी पॉज और रिप्ले करने की आजादी देता है। प्रश्न की बात कर रहे हैं तो मुझे स्रोतों में 1975 के ऐतिहासिक साइट एक्सपेरिमेंट का जिक्र मिला। ओ हाँ, साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये एमसीक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दौरान ग्रामीण विकास के लिए उपग्रह के माध्यम से टीवी प्रसारण करना एक बहुत बड़ी बात थी। इसने भारत के 2400 गांवों को कवर किया था और 6 लक्षित राज्यों के नाम याद रखना जरूरी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। इस प्रयोग की सफलता के बाद ही इनसैट सिस्टम लॉन्च किया गया। और विभिन्न सैटेलाइट ऑर्बिट्स की चर्चा भी है, जैसे लो, मीडियम और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जब हमने इन 15 स्लाइड्स के हर एक पहलू को समझ लिया है, तो एक रैपिड फायर PYQ कॉन्सेप्ट चेक करना सही रहेगा। चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ODL का प्राथमिक दर्शन क्या है? इसका उत्तर है शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा, वो कौन सा विचारक है जिसने दूरस्थ शिक्षा को औद्योगिकीकृत शिक्षण प्रक्रिया के साथ जोड़ा था? उत्तर है ऑटो पिटर्स। तीसरा बिंदु, कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी। 1972 में DU, 1982 में BROU, 1985 में IGNOU और 1989 में YCMOU। और चौथा, रीजनल सेंटर प्रशासनिक कार्यों के लिए होते हैं, जबकि स्टडी सेंटर्स शैक्षणिक और आमने सामने के इंटरेक्शन के लिए। ये सारांश परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जो जानकारी आज साझा की गई है, वो सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि कैसे एक मजबूत व्यवस्था समाज के सबसे दूर दराज के व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाती है। पर्यटन का समय और स्थान का अलग होना अब कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर बन गया है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज हमारे पास इंटरनेट और सैटेलाइट जैसी तकनीकें हैं, तो भविष्य में जब AI और मेटावर्स पूरी तरह से आ जाएंगे, तो क्या शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी का ये मूल सिद्धांत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या भविष्य का ODL एक वास्तविक क्लासरूम से भी ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को गहराई से सोचना चाहिए। और इसी विश्लेषण के साथ हम आज के इस डीप डाइव का समापन करते हैं। ऐसे ही नई चर्चाओं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।